इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डज नॉट चेंज यू। आप अपने भाई बहन, अपने नेफ्यूज, अपनी नीस, किसी भी रिलेटिव को भी सिखा सकते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत, मैं उसको गिवर मॉर्निंग से कहता हूँ, गिवर मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, बट इस NLP की वजह से ही मैंने अपने माइंड को ठीक किया, अपनी हेल्थ को धीरे धीरे। एक टाइम में मुझे BP के इश्यूज थे, मुझे 40, 50, 60 mg की गोली थी, अभी मैं 5 mg में आ गया हूँ। बहुत सारी मेडिसिन थी, उसको मैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकूँ। अब बात करते हैं सर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम कि बेसिक एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जब डिफरेंस होता है तो हम उस एक डिजीज का शिकार हो सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, जिसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं। हम जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में आपने बहुत बात की है या आपने बीच बीच में बताया, तो ये है क्या, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम? क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी सुना है बट अच्छे से कोई हिंदी लैंग्वेज में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये है क्या? संकल्प लिया कि मैं 21 दिन के अंदर अपनी पुस्तक लिखूंगा, एंड इट वाज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ NLP। स्किन बॉन्ड से अच्छा राइटर नहीं है। क्यों? आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करना नहीं जानते हैं, तो आपका कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी। इमिटेटिंग नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब जिनकी ये लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेजों को कॉपी करने लग जाएंगे। एंड नाउ सोचा जी, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ ब्रिटिशर, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू माय इंग्लिश? टफ मोमेंट वाज when my second daughter was born. She was born premature and वो 74 days ICU में रही। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट दही तेज सो होता सो में आने के लिए, और हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो कैसे हैं सर आप? Thank you very much, Hitesh. I'm all good. Thank you very much for inviting me to your podcast. धन्यवाद आपका। I'm grateful to you. थैंक यू सर। और सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप कैसे हैं और सब कुछ कैसा चल रहा है? All well, all well. ईश्वर की कृपा से, आप जैसे मित्रों के सहयोग से एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आई एम वेरी हैप्पी। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज का पॉडकास्ट। और ऐसा लग रहा है कि सर हमारे पॉडकास्ट में, या ऐसा लग रहा है सर कि अब कमरे में जान आ चुकी है आपके आने से। पहले सब डल से थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरी मोटिवेशन के साथ बात बन रही है और हमें इंस्पिरेशन आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं सर। और सबसे पहला सवाल, हिस्ट्री ऑफ प्रमोद सर। कौन है प्रमोद सर? और जो पहले वाले प्रमोद सर थे आज से 10 साल पहले, और जो आज हैं, आज का प्रमोद में क्या फ़र्क है और आज का प्रमोद कैसे बना? देखिए, हिस्ट्री, जहाँ तक अगर हिस्ट्री की बात है तो मेरा जन्म जो है वो डुमहर गांव में हुआ है। सोलन हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर्स दूर है, बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, वो अभी भी शायद उतना आगे नहीं बढ़ा जितना कि मुझे लगता है कि समय के साथ उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। तो मेरे फादर को लगा कि बच्चों को एक बेटर एजुकेशन के लिए सोलन ले जाया जाए, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सोलन में ही पढ़ा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मेरा सोलन से ही हुआ है। तो मैं 2003 का पास आउट हूँ, और स्कूल या 2003 का ग्रेजुएट हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, मेरा जो स्कूल है वो 99 में मैंने कर लिया था। +1 +2 आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बट देन आई रियलाइज कि मुझे वो उससे मैं अलाइंड नहीं हूँ, क्योंकि करियर की इतनी अवेयरनेस नहीं होती स्कूल डेज़ में। अनफॉर्चुनेटली अभी तो चीज़ें बदल रही हैं, पर उस वक्त नहीं था। तो ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में किया, और मेरी थिएटर में बहुत रुचि थी, अंग्रेज़ी सीखने में बहुत रुचि थी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन होने के साथ साथ ही मेरा बीएड में भी सिलेक्शन हुआ। तो मैंने बीएड पहले किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, और 2005 से मैं टीचिंग जर्नी में आ गया। वैसे तो मैं हिंदी को बहुत पसंद करता हूँ, पर मेरी जो कर्म क्षेत्र की जो मेरी भाषा रही वो अंग्रेज़ी से मुझे बहुत प्यार है। इसलिए नहीं कि वो
उसकी वजह से मेरी लाइवलीहुड है, इसलिए कि उसमें बहुत एब्सर्डिटीज़ हैं जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, स्ट्रक्चरल ब्यूटी है, तो मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और 2005 से मैंने टीचिंग जर्नी शुरू किया। डीएवी स्कूल सोलन में मैंने पढ़ाया है। डीएवी शोगी से बेसिकली मैंने शुरुआत की, तो डीएवी स्कूल शोगी, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय सबाथू, फिर डीएवी स्कूल सोलन, फिर एमएस पवार इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, वॉलेंटरली पढ़ाया, फिर बाद में ऑन रोल पढ़ाया। उसके बाद मैंने वहाँ रेडियो का भी बहुत कार्यक्रम किए, रेडियो के बारे में सीखा। फिर मैं एपीजी यूनिवर्सिटी चला गया और साइमल्टेनियसली मैं अपना एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ सर? एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला, वहाँ मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पढ़ाया। और ईश्वर के आशीर्वाद से, मेहनत से, गुरु कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से 2015 में मैंने यूपीएससी की एक परीक्षा, जो साक्षात्कार था, कुछ असाइनमेंट्स थे, कुछ साक्षात्कार था, तो 123 लोग थे पूरे भारतवर्ष से। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में अंग्रेजी का एक पद था जो जनरल कैटेगरी के लिए था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और ओवरऑल लिस्ट में भी मेरा नाम ऊपर था। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा क्षण था। बट 2023 तक आते आते लगभग 8 साल का मेरा जर्नी आरएमसी में रहा। उसके बाद मुझे लगा कि मे बी परमात्मा, द गॉड हैज़ चोजन मी फॉर अ बेटर पर्पस और बिगर पर्पस। ये मेरा अंदर का कॉल था। मैं मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ, तो अंदर से एक कॉन्शियस एक ऑडियो मेरे जहन में बजता था कि यू आर मेंट फॉर बिगर पर्पस। सो आई स्पोक टू माई फैमिली, माई वाइफ, माई एल्डर डॉटर समिष्ठा, और मैंने कॉन्शियस निर्णय लिया। थोड़ा मुश्किल था ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आई वाज ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर। उस जर्नी को जीना, उस सेटल्ड लाइफ को छोड़ के वापस एक हार्ड रीसेट बटन प्रेस करना, रिबूट करना लाइफ को, इट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग। और फिर मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी में। अभी मैं प्रेजेंट में 1 से 4 एक्सेल ह्यूमन रेडियंस के नाम से अपना ब्रांड चलाता हूँ, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो ये मेरा सफ़र है। 20 साल मुझे टीचिंग जर्नी में हुआ, और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, टीचिंग एक ऐसा कॉलिंग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 3rd जनरेशन टीचर हूँ अपनी फैमिली का, और एक फैमिली लेगेसी ऑफ टीचिंग कैरी कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके। और सर जब आप पढ़ाते, मतलब आज आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के प्रमोद में और 10 साल पहले के प्रमोद में क्या फ़र्क था? और अगर आप आज से 10 साल पहले वाले प्रमोद को कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हितेश जी, आपके 2 प्रश्न हैं, उनका मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, 10 साल तो बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आदमी हर रोज इवॉल्व होता है। अगर आपको जैसे मैं माइंडसेट मेंटर अपने को कहता हूँ, अगर आपको ग्रो करना है, सो यू हैव टू सी एवरी डे कि किस परसेंटेज में आप कल से बेहतर हुए हैं। मैं ये मानता हूँ एज ए टीचर भी, एज ए मेंटर भी, एज ए माइंडसेट कोच भी, कि अगर आपका कोई भी दिन एवरी डे, और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता था कि एनी डे इफ यू थिंक यू हैव नॉट लर्न समथिंग न्यू, सो यू हैव वेस्टेड योर एंटायर डे। मैं एक रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ लाइफ में, कि हमारे प्रतिदिन एक दिन में लगभग 1440-50 मिनट होते हैं। तो उसमें से आप 90 मिनट का समय अपने को दीजिए। बाकी जितने भी खाली मिनट है, यू कैन इन्वेस्ट इन एनीथिंग। आपको सोना है, जागना है, खोना है, भागना है, दौड़ना है, कुछ भी करना आप करिए, बट आपको 90 मिनट का इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना है। सो यू इवॉल्व एवरी डे। 10 साल पहले जो प्रमोद था, ऑब्वियसली वो अब प्रमोद नहीं है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ग्रामर मेरे क्लोज हैं, तो मेरी शायद वो पकड़ ग्रामर में नहीं थी जो मैंने ओवर द ईयर्स की। बट आज भी अगर मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ या कोई लाइफ स्किल्स के लेसन में, जिसमें रोज फेसबुक में 9 बजे लाइव आता हूँ, तो आई मेक श्योर कि 7 बजे के बाद मैं उसको, हालांकि सोच में सुबह लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, बट मैं उसको 7 बजे के बाद लगभग 8:30 तक उसको प्रिपेयर करता हूँ। तो 15-20 मिनट, 30 मिनट की स्ट्रीम के लिए मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा आज भी प्रिपेयर करता हूँ। कोई लेसन अंग्रेजी का, वो भी मुझे पढ़ाना है, चाहे मैंने टेंसेस को हज़ारों बार पढ़ाया होगा, पर फिर भी अगर मुझे क्लास में जाना है, so I would make sure that I revised every time I went to the classroom. तो इवॉल्व हर रोज होते हैं। 10 साल बहुत बड़ा स्पैन है। आई फील एवरी डे आई हैव बीन इवॉल्विंग। और उस प्रमोद को मैं ये कहना चाहूँगा कि तब भी मुझे लगता है कि तब भी प्रमोद इवॉल्व होना चाहता था,
और आज 44-45 साल की उम्र में भी प्रमोद इवॉल्व होना चाहता है। इनफैक्ट मैं आज के प्रमोद को ये बोलना चाहूँगा कि द डे यू स्टॉप लर्निंग एंड यू फील दैट यू हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग, यू विल बी गॉन, यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी यू विल बी रूइंड इन अ वे कि आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ परपेचुअल जर्नी। तो आपको हर रोज, हर वक्त, हर क्षण सीखना चाहिए। ये मेरी फिलॉसफी है। ओके, वही है सर कि अगर डेढ़ घंटा ही हुआ, 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट अगर हम सीखते हैं तो कई बार तो लगता है कि नहीं, कि तो छोटा सा पीरियड है और छोटा सा टाइम, इतने में क्या होगा। बट अगर 1 घंटा 30 मिनट भी हम रोज लगाए और उसको कंपाउंडिंग करें तो कितना बढ़ जाएगा। वही है, 1.5 घंटा तो बहुत बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, क्योंकि आज की हमारी जो जनरेशन है या आज की जनरेशन है, किसी भी जनरेशन में एक अनुशासन की हमेशा से आपको लगता है 1.5 घंटा कंसिस्टेंसी से रोज कोई काम करना 365 डेज, इट्स अ बिग चैलेंज। आप एक दिन जोश में आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं, 5 दिन आ सकते हैं, छठे दिन 7वें दिन आपको लगेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे, कोई दोस्त आ जाएगा, कोई पिकनिक आ जाएगी, कोई सेलिब्रेशन आ जाएगी, वो 90 मिनट आपसे छूटते चले जाएंगे। तो 90 मिनट को आप 60 मिनट भी कीजिए, आप 50 भी कर सकते हैं। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई मैंने ईजाद किया है। आप उसमें ऑल्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हर रोज करें। जैसे मैं कहता हूँ कि किताब पढ़िए, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा किताब पढ़िए और आप जोश में आ गए, उत्साहित हो गए, मोटिवेट हो गए, सॉर्ट ऑफ, मतलब तो आपने आज पढ़ ली 40 पन्ने और अगले 20 दिन तक आपने उस किताब को छुआ भी नहीं। सो रिजल्ट्स वोंट कम, रिजल्ट्स वुड कम ओनली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, और समय के साथ कि हर रोज आप 5 चीज़ें, 5 नई सीखें। हर रोज 5 पेजेस किसी भी बुक को आप पकड़ लीजिए, ऐसे नहीं कि 10 किताबों को आप सुबह कोई पढ़ी, शाम को कोई पढ़ी। तो आपको क्या करना है कि आपको उस डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी की है और उस कंसिस्टेंसी से आपको आगे बढ़ना है, तो रिजल्ट्स आते हैं, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है ओवर द ईयर्स मैं एक इवॉल्व होने के प्रोसेस में रहा हूँ, और मैं इस फिलॉसफी को आई ऑलवेज मेंटेन दैट ब्यूटी लाइज इन द प्रोसेस, मैजिक लाइज इन द प्रोसेस। संगीत है, संगीत प्रेमी हम अरिजीत को सुनते हैं आज की डेट में, मोहम्मद रफ़ी को हमने सुना है, सोनू निगम को सुनते हैं, तो उनका संगीत कितना मधुर लगता है। मोहम्मद रफ़ी के बारे में सुनते थे कि वो अगर प्यार भी बोलते तो प्यार उनके शब्दों से निकलता, तो उनके एक्सप्रेशन में आता था, राइट। बट वो है संगीत जिसका उन्होंने मास्टरी किया है। बट अगर रियाज देखें कि कितने उस गाने को गाने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कितने घंटों का उन्होंने रियाज किया होगा। तो प्रोसेस में मैजिक है, डेस्टिनेशन में तो आपने पहुंचना ही, वो तो बाय प्रोडक्ट वो मिलेगा ही मिलेगा, बट ब्यूटी लाइज इन द प्रोसेस। ओके सर, आपने जैसे बताया कि आपने XHR शुरू किया है, आपका खुद का ब्रांड है, एंड देन मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि XHR क्यों, आपको क्या लगा कि ये खोलना चाहिए? आपकी इतनी बड़ी आपने जॉब से आप यहाँ पे आए, और क्या रीज़न रहा, और क्या आपकी इस चीज़ की स्टोरी है, प्लीज़। देखिए, जब मेरे को ये रियलाइजेशन डॉन हुई कि मुझे मेडिटेशन के दौरान सिग्नल मिलते रहे कि यू आर मेंट फॉर बिगर पर्पस, यू आर मेंट फॉर बिगर पर्पस, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं एंड यू वांट टू फाइंड अ बेटर पर्पस, तो क्या आपका बैकअप प्लान है? क्योंकि हर आदमी सिक्योरिटी चाहता है, हर आदमी अपने करियर पे पीक पे आप क्योंकि मैं हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कोई छोटा नाम तो है नहीं, है ना, और यूपीएससी के थ्रू, तो एक टैग भी था, एक वजन भी था जॉब का। पर जब मैंने ये निर्णय लिया कि छोड़ना, तो दूसरा निर्णय था कि छोड़ के मैं करूँगा क्या। तो उस निर्णय को मैंने जब ये लिया, तो उससे पहले आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। तो जो चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक थी वो थी माइंडसेट मेंटरिंग, कि मैं लोगों को माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं उनको किसी भी फ्रीक्वेंसी से, पुअर स्टेट से मैं उनको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ला सकता हूँ। तो मुझे लगा वो जर्नी से मैं बहुत लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। एज कम्पेयर टीचिंग से भी था, ऐसा नहीं, टीचिंग से भी करीब मैंने 16 बैचेस पढ़ाए हैं 8 साल की जर्नी में। 500 के करीब कैडेट्स को मेरा मतलब इन कोमल हाथों से पॉलिश करने का मौका मिला, और जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्राउड में फील करता हूँ उनकी जब मैं सक्सेस स्टोरीज को सुनता हूँ, और वो भी मुझे बहुत उतना ही प्यार देते हैं। बट जब मैं बिगर पर्पस को ढूंढने निकला, तो मुझे लगा मेंटरिंग की दुनिया में लोगों को, बच्चों को, यूथ को, टीचर्स को
आई कैन गिव माई एक्सपीरियंस, तो इस सोसाइटी को मैं कुछ देना चाहता था। तो फिर मैंने 1-1.5 साल मतलब अप स्किलिंग पे काम किया, और फिर मुझे लगा कि पब्लिक स्पीकिंग जो मेरे दिल के करीब है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो मेरे दिल के करीब है, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मैंने अपने कोच डॉक्टर YS राठौर जी से कोर्स किया और अपग्रेड किया अपने आप को, और फिर इन तीनों को ब्लेंड करते ह्यूमन रेडियंस, एक्सेल ह्यूमन रेडियंस यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और पब्लिक स्पीकिंग जो कि बहुत बड़ी स्किल है, उसको मिक्स करके मैंने अपने वर्कशॉप्स डिज़ाइन किए। और अब मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाता हूं जिनमें इन तीनों एलिमेंट्स पे बेस्ड में XHR के बैनर पे काम करता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, शमिष्ठा और ज्ञानिष्ठा, वो इस XHR की फाउंडर डायरेक्टर हैं और मैं उन्हीं का एक एम्प्लॉय हूँ, उन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। अरे वाह। तो कैसा लगता है सर आपको As an employee, I feel I'm a very dedicated human being. I'm a very dedicated employee. And मेरी daughters जो है उनको मैं पूरा हिसाब किताब देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना इवॉल्व हो रहा हूँ, कितना ग्रो कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि यार अगर कोई कभी उन्होंने बोला पापा यहाँ पे नहीं, पापा तो नहीं है, चलो जो भी बोलते होंगे कि यहाँ पे नहीं खर्चना चाहिए था, ज्यादा खर्च दिया या कुछ वैसा नहीं, इस डिटेल कंफ्लिक्ट होते हैं वैसे। हाँ हितेश जी, इस डिटेल में वो बच्चे नहीं जाते हैं, बट ये कि मैं उनको, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, हाँ मेरी जो बेटियां हैं एक 7 साल की है, एक 9.5 साल की है। अरे बट वो है कि उनको मैं उनको एक ह्यूमन स्किलिंग के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ बचपन से। तो मैंने उनको वो उसका डायरेक्टर बना के रखता है, मतलब ऑब्वियसली कागजों पे ये पॉसिबल नहीं, बट आई कॉल देम डायरेक्टर, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ, ताकि उनको ये समझ आए कि इंसान को कैसे ट्रीट करना है, कैसे करना है। अभी मैं जाऊँगा तो मैं उनको बताऊँगा। मेरी बेटियाँ, जो मेरी बड़ी बेटी वो मुझे बापची कहती है और छोटी बेटी मुझे पिताजी कहती है। तो they feel very happy that they have got one employee, very dedicated one, very hard working one. अरे वाह, तो बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। थैंक यू। और तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में थे, देन XHR आपने बताया कि आपने क्यों खोला है। अच्छा, XHR का मोटो क्या है मेन? XHR का मोटो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, साइकोलॉजी की फील्ड है। उसमें भी मेरा जो फोटे है, मैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशंस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। फ्यूचर में मैं काम करना चाहता हूँ कि जितने लोग, स्पेशली हमारा यूथ जो ऑफ बीट हो रहा है, ऑफ ट्रैक हो रहा है, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है हम देखो कोटा में कितने लोग सुसाइड कमिट करते हैं, तो उस पर भी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं लोगों को, चाहे वो टीचर्स हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, मैं देखता हूं कि हर आदमी किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं जूझ रहा है। वो कॉर्पोरेट के प्रेशर में 9 बजे जाता है, जाने का समय, आने का समय नहीं, खाने का पता, इतना कमा रहा है फैमिली के साथ, उसके पास टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं है। तो जब मैं वो देखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि हाउ कैन आई हेल्प माई सोसाइटी इन जनरल। तो उस मोटो के साथ मैं काम करता हूँ, और मेरे बहुत से ऐसे मेडिटेशन में अपने वर्कशॉप्स के दौरान कराता हूँ। जब वो लोग देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुतों के इमोशंस बाहर आते हैं। बहुत लोगों को कई बार अपनी इमोशन छलक भी पड़ते हैं, वो अपना दुख शेयर भी करते हैं। किसी का स्ट्रेस का कारण बचपन है, किसी के डिवोर्स का उनके स्ट्रेस का कारण, किसी का एम्प्लॉय, किसी का बॉस, किसी का वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिसिटी, नेबरहुड, कितने ही फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर आपके स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले का ज़माना कुछ और था, जब मैं एमिकेबल रिलेशनशिप में रहते थे, पड़ोस अच्छा था, घर बार अच्छे थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली सेटअप हो रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है ना, माँ बाप की आपस में नहीं बन रही है, बाप बच्चे, हर जगह क्योस है। तो मुझे लगता है XHR क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मेरा नीश है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एंगर को, डिप्रेशन को मैनेज करना। उसके टूल्स हैं, टेक्निक है, मैकेनिज्म है। तो उससे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के तनाव को कम करने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। सो दिस इज ऑल XHR इज ऑल अबाउट। ओके सर। और सर आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में आपके अकॉर्डिंग जॉइंट फैमिली ज़्यादा बेहतर है या न्यूक्लियर फैमिली, या वैसा ही होना चाहिए था, या क्या, अगर स्ट्रेस को भी कम करना हो, या वैसे भी आपकी राय? देखिए, जॉइंट फैमिली का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जॉइंट फैमिली का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अभी जीरकपुर में रहता हूँ, चंडीगढ़ के पास,
तो मैं अकेला रहता हूँ, तो अगर मुझे मान लीजिए कहीं जाना है, कहीं गमी में, खुशी में, नमी में, तो मुझे अपने पूरे परिवार को एक साथ ले जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा जहाँ मुझे और मेरी वाइफ को जाना है, तो वी कांट लीव आवर किड्स एट होम, है ना, क्योंकि वो छोटे हैं। हाँ। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक है। हालांकि मैं अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का, बिकॉज काम के सिलसिले में हम बाहर रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर सेटअप में आ गए हैं। तो जॉइंट फैमिली में क्या कि दादा दादी की परवरिश में बच्चे पलते थे, एक फैमिली लेगेसी होती थी, संस्कार होते थे, एक प्रोटेक्शन होती थी, एक वार्मथ होती थी, है ना। तो वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम तो इतने बड़े जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रहे हैं। मेरे दादा मेरे टीचर थे, मेरे दादा के जो बड़े भाई थे वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दादा के छोटे भाई, मेरे छोटे दादा यानी वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो इतनी रिच फैमिली में हम रहते थे, तो हमें स्ट्रेस एंजाइटी का पता ही नहीं होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बहुत फ्री एनवायरनमेंट में हमारा चाइल्डहुड। डांट डपट क्या होते हमने सुना ही नहीं, क्योंकि अगर पापा डांटने लगते थे या माँ जी डांटने लगती तो दादा दादी बचा लेते थे, बोलते थे आप क्यों। तो बहुत एक पैम्परिंग वाला एनवायरनमेंट होता था। आज की डेट में वो नहीं। आज की डेट में तो बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी के नाम तक नहीं पता होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। सो आई बिलीव कि ज्वाइंट फैमिली का कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ज्वाइंट फैमिलीज आर एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट। बट येस, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, लाइफ बहुत एडवांसमेंट की तरफ चल रही है, वी आर बिकमिंग इनटॉलरेंट टू ह्यूमंस ऑल्सो। तो बहुत मुश्किल है न्यूक्लियर फैमिली में रहना। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। स्विगी जोमेटो ना हो तो घर में खाना भी नहीं बनता है। तो डिवोर्स रेशियो आप देखेंगे रिसर्चेज में, आपको पता चलेगा कि स्विगी जोमेटो की वजह से बहुत फैमिलीज के डिवोर्स होने से बच रहे हैं। तो ज्वाइंट फैमिली को रिप्लेस नहीं करता। अगर मान लीजिए मैं एज ए इंडिविजुअल, मेरी वाइफ बीमार है तो दादा दादी घर पे वो खाना बना लेंगे, दादी बीमार है तो मतलब मिलजुल के जो एक फैमिली का जो स्ट्रक्चर फाइबर था उसको कोई रिप्लेस नहीं करता। हितेश जी, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि नथिंग कैन रिप्लेस ज्वाइंट फैमिली। ओके सर, तो सर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जैसे हम आजकल, पहले तो सवाल ये कि हो क्यों रहा है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा विषय, इसको ठीक करना मुझे लगता है कि आज की यूथ के लिए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज का यूथ बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है। जेन जी, जेन अल्फा, वो बहुत एडजस्टमेंट के इश्यूज को फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकते, नहीं रहते हैं, पर मुझे लगता है काम का सिलसिला है, करियर है, प्रोग्रेशन है। कितने लोग, अब पंजाब देखो, मैक्सिमम लोग कनाडा जाना चाहते हैं, फैमिली घर पे रहती है, माँ बाप अकेले हैं। मतलब बहुत से ऐसे केसेस हैं कि डेथ हो गई और बच्चे वहीं बिजी हैं, वो बोलते हैं कहते हैं मेरे को, वो कहते हैं कि वी कांट कम बैक, आप देख लो, मैनेज कर लो, कोई आग भी दे दे, कोई दाह संस्कार भी कर दे, है ना। तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली फाइबर, स्पेशली इंडियंस का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है डे बाय डे। तो इसको ठीक करने के लिए तो यही है कि हमें थोड़ा अपना आइडियोलॉजीज को वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें रूट्स पे जाना पड़ेगा। एंशिएंट रिच जो हिंदू वैदिक फिलॉसफी है उसको, सनातन को पढ़ना पड़ेगा, तो ही हम रूट्स के बाद साथ आ सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि कैसे डिवेस्टेशन हो रही है, कैसे प्रकृति जो है ना अब हिसाब किताब करने पे उतर आई है। तो ठीक करना, मनुष्य को थोड़ा सोच पे परिवर्तन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर सर ये हुआ क्यों? देखिए, मैंने कहा कि एडवांसमेंट इज वन फैक्टर, क्योंकि एडवांसमेंट होती गई, लोग करियर के सिलसिले में, प्रोग्रेशन के सिलसिले, इवॉल्व होने के सिलसिले में। अब मान लीजिए कोई हिमाचल में रहता है, जैसे मैं गांव में हूँ डुमहर में, अगर मुझे एज ए टीचर आगे ग्रो करना था तो मैं डुमहर में नहीं कर सकता था, क्योंकि डुमहर में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। एक स्कूल है, 50 टीचर, तो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली फिर वो काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे। तो काम के सिलसिले में करियर की अवेयरनेस बढ़ने लगी, लोग बाहर जाने लगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, कॉर्पोरेट का कल्चर आने लगा, तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सो जब बाहर निकलेंगे तो वो फ्रीडम एक्सपीरियंस कर पाए, तो ऑब्वियसली उनको लगा कि इट्स फार बेटर देन हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आज की डेट में मैं कहूँ कि कोई लड़की है, गाँव में आके खेतों में काम करेगी या गाय भैंस का पालन करेगी, वेरी 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 डिफिकल्ट। तो लोग कंफर्ट की तरफ भाग रहे हैं, लग्जरी की तरफ भाग रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर से हम दूर हो रहे हैं। तो क्या सर ये हमारी रियली तरक्की है जिसे हम बोल रहे हैं, या क्या कहें? देखिए, अगेन आई वुड से ये मल्टी डायमेंशनल डिबेट है। तरक्की को मेजर करना जस्ट बिकॉज की फैमिली स्ट्रक्चर टूट रहा है, वो मुझे लगता है वो ठीक तर्क नहीं है। तरक्की क्या है? तरक्की के मायने सबके लिए अलग है, व्यक्तिगत है।
ठीक है, आपने तरक्की कर ली, आपने खूब पैसा कमा लिया, पर आपके पास माँ बाप नहीं, उसको पैसा खर्चने के लिए, आपकी सेलिब्रेशन में आपके माँ बाप नहीं, तो आपकी वो तरक्की किस काम की। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पे हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। तो मेरा यही टेक है इस पे। ने पहले बताया कि आपके साथ आपने बहुत सारे वर्कशॉप किए और आपने कहा कि लोगों के अलग अलग तरीके के इमोशंस निकलते हैं, तो आपके सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस, तगड़ा इन द सेंस कि या तो वर्स्ट होगा या बेस्ट, जो आपको यादगार रहा है, जो इमोशनल था या जो मतलब यादगार रहा कि ये तो बड़ा तगड़ा मतलब। देखिए, कोचिंग जर्नी में जब से मैं आया हूँ 2023 से, हालांकि मैं वर्कशॉप्स पहले भी करता था, जब से मैं फुल फ्लेजेड आया हूँ, मेरे बहुत अनुभव है। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, अभी कॉन्टिन्यूशन में इस वीक में मैंने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप इस वीक में भी किए हैं। तो एक्सपीरियंस को मैं गुड या वर्स्ट में तो नहीं कैटेगराइज करता, क्योंकि हर अनुभव है, कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। बट जो मेरा अभी तक का सबसे अच्छा अनुभव है वो देहरादून के एक स्कूल में है, शायद राजेश्वरी करके पब्लिक स्कूल था। वहाँ स्ट्रेंथ कम था, मतलब मुझे लगता है कि 20-22 के करीब टीचर्स का फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। अच्छा, 22-23 टीचर्स रहे होंगे और थोड़ा मैनेजमेंट को मिला दो तो शायद स्ट्रेंथ 25-26 के आसपास रही होगी। बट वो वर्कशॉप का एनर्जी, वो वर्कशॉप्स में लोगों की जो टीचर्स के बेसिकली जो इमोशंस जो निकले, जो स्ट्रेस का लेवल जो उनको एक्सपीरियंस था, और ज़्यादातर व्यक्तिगत था, प्रोफेशनल कोई नहीं था, वो जब सामने निकल के आया और वो जब रिलीज होते हैं, जैसे बैगेज, इमोशनल बैगेज हैं, तो मैं अपनी वर्कशॉप में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल एक एक्टिविटी कराता हूँ, है ना। और उस एक्टिविटी से क्या होता है कि वो प्रैक्टिकली सीखते हैं। फिर 1-2 मेडिटेशन ऐसी कराता हूँ कि वो आपको फोर्स करती है आपके इमोशंस को ट्वीक करने में। तो आपका इमोशन निकल के बाद वो इंटेंशन ही वो है कि आदमी हल्का फील करे। तो आपका जब बैगेज ड्रॉप होता है, इमोशनल बैगेज आपका जब छूटता है, तो आप रिलैक्स फील करते हैं। तो उस वर्कशॉप में मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो इमोशन, क्योंकि छोटा कन्फाइंड प्लेस था, एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाए, तो वी एंजॉयड वेरी मच, लाइक वी ऑल एंजॉयड वेरी मच। और पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। तो आई लव दैट, वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स आई हैव एवर हैड। ओके सर, तो सर आप क्या ऐसा जादू करते हो सर कि घर में हम इतने होते हैं परेशान, हम घर में वो चीज़ नहीं कर पाते, तो आप कैसे कर देते हो सर? और कोई 1-2 टिप्स जो घर में हम कर पाए, इसको रेगुलरली कर पाए। देखिए, घर में देखिए जादू कुछ नहीं है। जादू क्या है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, अगर आप लोगों के दर्द को समझते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं 1 मिलियन लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनके दर्द को जब मैं समझता हूँ तो मुझे अपना सा दर्द लगता है ना। हमारी जो सृष्टि है, सॉरी, हमारी जो भारत की संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम का, यानी कि हम एक ही परिवार का हिस्सा है। तो मेरे परिवार में अगर कोई दर्द है तो वो दर्द मुझे भी लगना, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं अंग्रेजी में, कि मैं इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि दूसरे का दर्द मुझे अपना दर्द लगे। तो मैजिक कुछ नहीं, वो प्रेरणा है कि मैं उनका दर्द कम कर सकूं, तो वो है। और जो आपका इसी में एक्सटेंडेड क्वेश्चन था कि हम घर में ऐसा क्या कर सकते हैं, तो घर में आप एक बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं। आप अपने भाई बहन, अपने नेफ्यूज, अपनी नीस, किसी भी रिलेटिव को भी सिखा सकते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत, मैं उसको गिवर मॉर्निंग से कहता हूँ। गिवर मॉर्निंग, गिवर GIVER, गिवर मॉर्निंग। ओके, तो गिवर मॉर्निंग एक बहुत ब्यूटीफुल रिचुअल है, गिवर एटीट्यूड भी आप कह सकते हैं। तो जिसमें जी क्या है, गोल्स और ग्रेटिट्यूड। तो आप एक छोटी सी डायरी लीजिए, आप सुबह उठे और सुबह उठ के आपने क्या करना है कि जो आपके 1 ईयर के गोल हैं और आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के गोल है, कि आपने 5 साल के गोल्स आपके क्या हैं और 1 साल के गोल्स क्या हैं। तो आपने अगर नहीं लिखे तो आप उसको लिख लीजिए कि मेरे 5 साल के गोल्स हैं, कि 5 साल बाद मुझे ये हेल्थ चाहिए, मुझे ये वेल्थ चाहिए, ये मुझे मनी चाहिए, कार चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं। करियर में ये मेरे को टारगेट है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। उसी तरह से 1 साल का, कि 1 साल में मैंने इतनी किताबें पढ़नी है, मैंने इतना ग्रोथ करना है, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज मुझे यहाँ पहुँचना है। तो 1 ईयर गोल प्लस 5 ईयर गोल्स आप वो लिखेंगे। गोल्स की एक अलग से डायरी रखें, ग्रेटिट्यूड की एक अलग से डायरी रखें। तो अपने गोल्स को आप हर रोज लिखें। आपके 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल जो हैं 1 ईयर के, 3-4 गोल, उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, हाँ। है ना। और जी के साथ आपने क्या करना है कि आपने ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है। तो आभार व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया,
ठीक है, मैं इस कैमरे का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमें कैप्चर कर रहा है, मैं उस स्टूडियो का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ हम ब्यूटीफुल पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दें। तो मैंने सिर्फ 3 बातों में फटाफट प्रकृति को धन्यवाद कर दिया, चीज़ों को धन्यवाद कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को धन्यवाद किया, इंसानों को, किसी को भी। आप 66 डेज का रूल है, 66 डेज को आप अगर इस हैबिट को अपनाएंगे तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। तो आप जब ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, तो आप ग्रो करेंगे, बिकॉज नेगेटिविटी विल नॉट क्रीप इनटू योर माइंड, यू नो, इट एलिमिनेट्स, ग्रेटिट्यूड एलिमिनेट्स। तो योगा जी। फिर आई, तो आई से क्या है, इमेजिन करना है, और इमेजिनेशन के साथ आपने विजुअलाइजेशन भी जोड़ना है, ठीक है। तो आपने जब इमेजिन किया कि मैं 10,000 लोगों के बीच में अपनी वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहता हूँ, एक ऑडिटोरियम में, बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है, जहाँ मैं 10,000 लोगों को एक साथ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, लोगों के स्ट्रेस को रिलीज करने की, लेट गो करने के लिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, मेडिटेशन करा रहा हूँ। सो दिस इज माई इमेजिनेशन। अब विजुअलाइजेशन कैसे डिफरेंट है? विजुअलाइज क्या करना है कि 10,000 लोग हैं, तो मान लीजिए 10,000 लोग हैं, तो उन 10,000 के लोग जब 10,000 लोग जब वहां पे, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, What you feel? हाउ एम आई फीलिंग, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरे अंदर कैसी आवाजें आ रही, यानी कि मेरे को 5 सेंसरी ऑर्गन्स को उसमें इन्वॉल्व करना है। मैं कैसी खुशबू को मैं फील कर रहा हूँ, 10,000 लोग हैं, कैसा एरोमा है हॉल का। तो इमेजिन करना है और उसको विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में ये फर्क है कि इमेजिनेशन इज अ सिचुएशन, उस सिचुएशन को जीना विद सेंसरी ऑर्गन, वो है आपकी विजुअलाइजेशन। तो G stands for goals and gratitude, I stands for imagination and V stands for visualization, GIV। E से हमारा है एक्सरसाइज एंड वॉक। तो जो आपने बोला कि डेली रिचुअल्स में क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए और वॉक कर लीजिए। अब बहुत सी ऑडियंस है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं एक्सरसाइज वाले पॉइंट को बोलता हूँ तो आपकी ऑडियंस आपको बोल सकती है कि ये भाई खुद कब एक्सरसाइज करेंगे। तो यस, आई सीक अपॉलॉजीज फ्रॉम योर ऑडियंस, बट दिस इज वेयर आई हैव बीन वर्किंग। अगर मैं अपनी हेल्थ पे कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, बट इस NLP की वजह से ही मैंने अपने माइंड को ठीक किया, अपनी हेल्थ को धीरे धीरे। एक टाइम में मुझे BP के इश्यूज थे, मुझे 40, 50, 60 mg की गोली थी, अभी मैं 5 mg में आ गया हूँ। बहुत सारी मेडिसिन थी, उसको मैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकूँ। तो E से आप एक्सरसाइज, और R जो लास्ट है गिवर का, तो R क्या है, रीडिंग। आज की डेट में हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, हमारा थंब ऐसे ही रहता है, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग। तो आज की जो जनरेशन है उसमें रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा छूट गई हैं। रिटेंशन टाइम कम। हाँ, रिटेंशन टाइम तो 30 सेकंड भी नहीं है, क्योंकि हम 30 सेकंड की रील भी नहीं। आप व्हाट्सएप के मैसेज खुद इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े मैसेज आते तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्क्रॉल कर देते कि कौन पढ़ेगा, तो हम उस पर भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, मैंने इसे आप मीन्स ऑडियंस के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमको अगर वो मॉर्निंग रूटीन अपनाना है तो 5 पेजेस बुक्स के हर रोज़, मैंने बोला कंसिस्टेंसी इज द की, तो 5 पेजेस आप हर रोज पढ़ेंगे। कुछ भी पढ़िए, कोशिश करें कि आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, जो आपको इंस्पायर करती हैं वो किताबें पढ़ें। उससे आपका क्या होगा कि आपका एक रूटीन बनेगा। अब ऐसा नहीं कि जोश में आके आप 25 पन्ने पढ़ दो और फिर आगे कुछ भी ना करो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो रीडिंग हैबिट डालें, 3 पन्ने 5 पन्ने कुछ भी डिसाइड कर लें नंबर, बट डू इट एवरी डे। सो एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड एंड गोल सेटिंग, यू हैव टू राइट देम, देन यू हैव टू इमेजिन योर बेस्ट स्टेट। अगर आप बहुत बड़े वकील बनना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में इमेजिन कीजिए, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अपने ऑफिस को इमेजिन कीजिए, आप बड़ा घर बनाना चाहते हैं तो उस बड़े घर की तस्वीर को आप, और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आप उस घर में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा वहाँ का एरोमा है, कैसा वहाँ का टच है। एंड देन एक्सरसाइज और वॉक डेली करें, और फिर R से आप रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करें। सो दिस इज व्हाट एवरीवन कैन डू, आई कॉल इट गिवर मॉर्निंग रूटीन। अरे वाह, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर ये। थैंक यू। एंड अब बात करते हैं सर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे आपने कहा कि मेंटली लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और इसके ऊपर आपने काफ़ी काम किया है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। देखिए,
इसको कई तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्टेट है जो मेरी करंट स्टेट है, अच्छा, और एक मेरी डिजायर्ड स्टेट है। ओके, यानी कि मैं इस स्टेट में हूँ कि मान लीजिए मैं एक्स अमाउंट कमाता हूँ, ये मैं फाइनेंस में दे रहा हूँ, ये हेल्थ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। बेसिकली 4-5 फैक्टर्स होते हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, आपकी करियर है, आपका सोसाइटी सोशल सर्कल है। तो 4-5 फैक्टर्स में आप देखते हैं कि आपकी करंट स्टेट क्या है और आपकी वो डिजायर्ड स्टेट क्या है। तो करंट स्टेट से जो डिजायर्ड स्टेट का जो गैप है, ओके, ठीक है, वो कैसे ब्रिज होता है? वो ब्रिज होता है आपके एफर्ट से। पर जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है और आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, तो आपको होने लगती है परेशानियां, दिक्कतें। कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम इंजीनियर। I wanted to become a mindset mentor, but my father wanted me to be in a government job. तो क्या है, किसी ना किसी का तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना कि नहीं, राइट? तो क्या है कि बेसिक एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में जब डिफरेंस होता है तो हम उस एक डिजीज का शिकार हो सकते हैं, जिसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, जिसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल सकते हैं। हमारे अंदर आज की डेट में टॉलरेंस नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम किसी की बात को टॉलरेट कर सकें। वी आर बिकमिंग इनटॉलरेंट। अब देखिए, आप लाइट्स पे होते हैं, चौक्स पे होते हैं, जहाँ आपको से 30 सेकेंड 40 सेकेंड वेट करना है। तो जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि रेड से आप ग्रीन सिग्नल के आए, तो आप अगर सबसे आगे खड़े तो पिछले वाला आपको 20 बार हॉर्न करके आपको इशारा करे कि निकल। सो वी डोंट हैव दैट मच टॉलरेंस ऑल्सो। जाम लग गया तो हम सरकार को कोसने लग जाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, छोटी छोटी बातों के लिए। सो वी डोंट हैव कि हम एक्सपेक्टेशंस को ट्रेड करना नहीं जानते, हमारे अंदर एप्रिसिएशन का भाव नहीं है। कोई सिचुएशन आती, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। मेरा करियर अच्छा नहीं तो मैं अपने पिताजी को कोसूं, सड़कें अच्छी नहीं तो मैं सरकार को कोसूं, कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं सिचुएशन को कोस दूं। तो हम कोसते रहते हैं। सो हम उस एक्सपेक्टेशन को, उस ब्लेम गम को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में नहीं लाते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में नहीं लाते हैं, जब हम एप्रिसिएशन फ्रेम में नहीं लाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है और वही हमारी पुअर मेंटल हेल्थ का कारण बनता है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अदरवाइज डेफिनेशन के तौर में आप कुछ भी कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ ये है, मेंटल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं। मेरे लिए जो मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का, वो क्या है? दैट इज द कॉज ऑफ योर डिजीज। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी, डिजीज, डायबिटिक, कुछ भी हो जाएंगे आप उस मेंटल हेल्थ की इश्यूज की वजह से। मेन रीजन क्या रहते हैं सर इनके? मेन रीजन कुछ भी हो सकता है। मेन रीजन आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 95%, आप क्या है 75%। एज ए फादर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी डॉटर का आनी चाहिए 95%, उसका 82%। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको डांटना चाहिए कि तेरे 95 क्यों नहीं आए, या फिर मुझे ये सोचना चाहिए कि लास्ट टाइम यू हैड 75%, दिस टाइम यू हैव इम्प्रूव्ड बाय 5-7%, आई एम ओके विद दैट, राइट? सो मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को जब ट्रेड करना नहीं जानता हूं अप्रिसिएशन में, तो दैट इज द रीजन। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे ये मिले, पर मुझे मिला ये। तो जो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था और ये मिला, तो जो माइनस का गैप है वो क्या है? आई थिंक सो सर, एक्सेप्टेंस भी इसका एक कारण है ना? एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्टेंस की अगर जो हो गया उसे एक्सेप्ट भी तो करना। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, वही कारण है। हाँ। अगर मान लीजिए मैं नीट की परीक्षा पास करना चाहता हूं, मैं नहीं हो पाया, है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस थी। वो एक्सपेक्टेशन अगर मेरे परिवार की नहीं मैच हुई, तो यही तो क्यों लोग सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का बोझ ज्यादा होता है, उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म नहीं होता है। तो वो मिसमैच है, एक्सपेक्टेशंस रियलिटी, उसके बीच का जो गैप है वही हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू सर, अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है तो वो क्या करे? उसको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक्सपेक्टेशंस, हर रिजेक्शन वो कोई व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में रिजेक्ट हुए तो कोई व्यक्तिगत नहीं है। आप किसी लक्ष्य को, आप यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहते नहीं हुए, आप रिजेक्ट हुए, तो एक्सपेक्टेशंस ठीक है, आपका एफर्ट्स कितना सिंसियर था, ठीक है। आपका एफर्ट भी अगर सिंसियर था फिर भी आपको नहीं मुकाम मिला, तो आप जितना जल्दी उस फैक्ट को एक्सेप्ट करें। कई लोग होते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं
जिनको पूरी बॉडी भी एम्प्यूटेड बॉडी है या डिफॉर्म्ड बॉडी है, वो भी तो जीते हैं। निक कितना बड़ा नाम है, हाँ। ना उनकी बाजू है ना टांग है, पर कितना बड़ा वो स्पीकर है, कितना इंस्पिरेशनल Motivational स्पीकर है, राइट। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बॉडी डिफॉर्म्ड में ऐसी है, तो आप उस आप एक्सपेक्टेशन, गॉड को भी तो वो कर्स कर सकता था, गॉड को भी वो कह सकता था कि भाई व्हाई डिड यू चूज मी फॉर दिस, बट उसने क्या किया कि एक्सपेक्टेशन की मेरी पूरी बॉडी होनी चाहिए तो वो नहीं मिली, उसने उसको अप्रिसिएशन में कन्वर्ट किया कि एटलीस्ट गॉड मेरी सांसें तो चल रही हैं, एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूँ। एंड ही टुक इट इनटू हिज स्ट्राइड, एंड वो उन्होंने दुनिया के लिए वो मिसाल है, ठीक है। अरुणिमा शायद एक लेडी है जो आई डोंट नो रेसलर थी, इफ माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, तो वो एम्प्यूटेड लेग, कटी हुई टांग के साथ, शी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने एवरेस्ट को क्लाइम किया। तो अगर आप ट्रेड करना जानो एक्सपेक्टेशंस को माइनस करके, चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मिजरीज हैं, एंग्जाइटीज हैं, सेटबैक्स हैं, डिफीट्स हैं, गिल्ट है, फियर्स हैं, कुछ भी है जो आप उनको रिप्लेस करना जानो, तो आप डेफिनेटली आप ओवरकम कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। इसको ओवरकम करने के तरीके अगर मान लो ऐसे नहीं है, तो दूसरा तरीका आप मेडिटेशन करो, है ना। मेडिटेशन के लेंथी फॉर्मूले नहीं है, एक 5-7-8 का फॉर्मूला है। 5 बार आप ब्रीथ इन करो, 7 टाइम आप होल्ड करो, 8 टाइम आप उसको एक्सेल करो। 5-7-8 5 बार ब्रीथ इन। जैसे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं सर 5-10। हाँ, तो मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैं आपको बोलूंगा ब्रीथ इन, तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैं बोलूंगा ब्रीथ इन, तो आपने 5 बार, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, 5 के बाद मैं बोलूंगा होल्ड, तो होल्ड के बाद मैं 7 काउंट करूंगा, 1 2 3 4, धीरे से, ठीक है, 7। फिर मैं बोलूंगा एक्सेल, तो एक्सेल पे आपने उसको एक्सेल करना है और मैं काउंट करूंगा 8। 5 + 7 + 8 20 मिनट 20 सेकेंड का एक साइकिल है। 1 मिनट में 3 बार हो जाता है। एक रेपिटेशन आपने करना है 1-1 मिनट में, यानी कि 6 बार करना है। तो ये मेडिटेशन आपने सिर्फ 2 बार करनी है। पर इस मेडिटेशन को अगर आप अलार्म सेट करें कि एक बार सुबह आप 10 बजे करें, फिर 12 बजे करें, फिर 2 बजे करें, 4 बजे करें, 6 बजे करें, 8 बजे करें, 2 मिनट ही तो है। आप चाय पीने से पहले जितनी देर में आपकी चाय बन रही है उतनी देर में मेडिटेशन हो जाएगी खत्म। तो उससे क्या है कि वो माइंडफुलनेस आपकी बढ़ेगी, आपका ब्रेथ वर्क जितना अच्छा होगा उतना आपका स्ट्रेस लेवल वो कम होता चलेगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन आपका कम होता चले जाएगा। तो जैसे आपने कहा डेमो करते हैं, मैं आपको बोलूंगा एक साधारण सांस लें। Now breathe in 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5 6 7, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Breathe in, hold, exhale, and relax. So 5-7-8 सिंपल फॉर्मूला है। आप मोबाइल में जो इसको सिंसियरली करना चाहते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा दें, रिमाइंडर्स लगा दें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ऑफिस में बैठे हैं, आप किचन में बैठे हैं, बस फटाफट से आप थोड़ा माइंडफुल वर्क करें। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके। और सर आज के जो युवा हैं, क्योंकि ये द हितेश सहोता शो बेसिकली, और हितेश सहोता एक सेपरेट चैनल भी है, वो दोनों डेडिकेटेड है कि यूथ के ऊपर, कि यूथ के लिए काम करना है, क्योंकि ये हमारा युवा देश है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे एज मेंटल हेल्थ, एंड जो कंसल्टेंसी भी लेनी है तो वो कब ले, उन्हें कैसे पता चले कि कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, या कब वो टाइम आ गया, या घर पे भी क्या कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस के कंसल्टेंसी कब ले, और ये कि युवा के लिए आप क्या कहोगे अभी इसके लिए मेंटल हेल्थ? देखिए युवा तो क्या है, हमारे वी आर अ वेरी यंग कंट्री, यू नो, एज कंपेयर टू अदर नेशन। जैसे चाइना वेरी ओल्ड, बूढ़ा देश, हाँ एक बूढ़ा देश है, पर इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री। तो ये कि युवाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, तो उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना वो संवाद करेंगे अपने आप से,
प्रकृति से, उतना वो ग्रो करेंगे। तो मेरी उनको सिर्फ यही सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मोर यू रीड मोर यू लीड, मेडिटेशन करें, अपने अच्छे डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करें, सोशल मीडिया का एज ए वेपन, एज ए टूल यूज करें अपनी वॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये सोचें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो एक फिलैंथ्रोपी का भी एलिमेंट रखें, सो दैट हमारा देश ग्रो हो, हम इंडिविजुअल तो ग्रो हुई हों। और यस, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्योंकि नशे की चपेट में हम जा रहे हैं, तो उस विषय को मैं ज़्यादा छूना नहीं चाहता हूँ। बट आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पे काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये चीज़ें आपके नज़दीक भी नहीं आएंगी। तो मेरा यही है कि आप स्वस्थ रहें, अपनी हेल्थ पे काम करें और अपने विजन पे काम करें, मॉर्निंग गिवर रूटीन से स्टार्ट करें, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहें, तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो। ओके, और सर पता कैसे चले कि अब मुझे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, या कैसे एक बंदा फाइंड आउट करे, और जो करे तो फिर कहाँ जाए? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की बात है कि इसमें बहुत हद तक आपको ये समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि घर वालों को बोल दिया तो बोलना पागल हुई हमारा छोटू, लाइक दैट। हाँ, तो मानसिक स्वास्थ्य का देखिए कि सोसाइटी में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि वी आर ड्रिवन बाय द नेबरहुड मेंटेलिटी कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना मेंटल हेल्थ की वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके बच्चे को नींद नहीं आ रही है, आपके बच्चों के फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है। फूड हैबिट जैसे मतलब? फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, मान ली वो ज़्यादा खा रहा है, अच्छा, या खा ही नहीं रहा, या खा ही नहीं रहा, या ऐसे टाइम पे खा रहा है कि वो पहले कोई चीज़ें नहीं खाता तो वो ज़्यादा खा रहा है। या जैसे बेटी है मेरी, मान लीजिए वो नॉर्मल 2 चपाती खाती है, अब वो 5 की मांग कर रही है ना। या फिर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर है कि बच्चे को सोने का मन नहीं हो रहा है, जब सो रहा है तो फिर उठ ही नहीं रहा है, तो कोई रूटीन नहीं है। तो मेंटल हेल्थ बड़ा सटनली काम करता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब सिम्टम्स आपको आने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा कॉन्शियस आपको देखना पड़ता है, पेरेंट्स को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, हैबिट पैटर्न्स को ट्रैक करना पड़ता है। जैसे एज ए पेरेंट मैं कहूँ तो मैं अपने बच्चों से बहुत संवाद करता हूँ, तो किसी दिन अगर मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करूं या थॉट पैटर्न्स को मैं नोटिस करूं, तो मुझे समझ में आने लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग टुडे, समथिंग इज फिशी। तो अगर आप संवाद नहीं करेंगे अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, जब तक आप अपने नेबरहुड को किसी में नहीं जानते, आप अपने परिवार को अच्छे से नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जानते, तो बिना संवाद की आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कई बार बच्चे कटना शुरू हो जाते हैं, कल तक बच्चा अच्छे से बात करता था, अभी नहीं करता। बच्चे किताबें पढ़ना, अब उसने किताबें छोड़ दी। कई बार है कि युवा नशे की लत में लग जाता है, शराब की लत में लग जाता है, एक्सेसिव पीना शुरू कर देता है। तो कुछ सिम्टम्स तो ऐसे जो आपको अपैरेंटली नजर आते हैं, बट कुछ सिम्टम आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो ये तभी होता है जब आप क्लोज वॉच रखो अपनों पे, अपने ऊपर, आपको समझ आएगा कि एक पैटर्न है लाइफ को जीने का। वो जब पैटर्न से आप ऑफ ट्रैक है तो आपको समझ आएगा कि कुछ तो गड़बड़ है ना, जैसे दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। तो वो गड़बड़ जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके सर, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में आपने बहुत बात की है, या आपने बीच बीच में बताया, तो ये है क्या, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम? क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी सुना है, बट अच्छे से कोई हिंदी लैंग्वेज में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ये है क्या? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक आदमी की एक करंट स्टेट होती है, हाँ। एक डिजायर्ड स्टेट होती है ना। आप हेल्थ में अभी आपका ये टारगेट है 5 साल बाद, ये हेल्थ में मेरा ये टारगेट है 5 साल बाद, ये करियर में मेरा ये टारगेट है 5 साल बाद, ये 10 साल बाद, ये। तो उस एक्सपेक्टेशंस और करंट एग्जिस्टिंग स्टेट को जो ब्रिज करने का काम करती है ना, वह है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उस गैप में कोई तनाव ना आए, उस गैप में कोई स्ट्रेस ना आए, उस गैप में कोई एंग्जाइटी ना आए, और उस गैप को हील करने की हमारे पास मैकेनिज्म हो, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रील्स को स्क्रॉल करते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा किताबों को भी कई बार पढ़ते हैं। एक बार हम बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर था,
बट क्या सही मायने में मोटिवेशन काम करती है? मैं रील देख के इंस्पायर हुआ, क्या वो हैबिट मेरी फॉर्मेशन हो पाती है? मैं अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, कोई स्ट्रेस का पैटर्न है, कोई एंग्जाइटी का पैटर्न है, कोई नशे का पैटर्न है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, कोई बिहेवियरल पैटर्न है छोड़ना चाहता हूँ, क्या वो छूट जाएगा? हम कई बार यूज करते हैं कि भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा, तो कहाँ मिलता है वो भरोसा? हम बोलते हैं वक्त सब ठीक कर देगा। वक्त कैसे ठीक करेगा? कैसे ठीक कर देगा? मान लीजिए आपका कोई इमोशनल बैगेज है, कोई पैटर्न है ना, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक डंडा लेके आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो आपको क्या याद आएगा? टीचर। आपका टीचर क्यों याद आया? मैंने तो सिर्फ इमेज पोज किया, पर आपकी माइंड में वो मेमोरी एच्ड है, वो आपकी एनग्रेव्ड है कि जैसे आपने इमेज देखी तो आपको वैसे आपके कुछ पैटर्न्स होते हैं कि आप मूवीज कई बार देखते हैं, हमारे बुजुर्ग देखते हैं, माताएं देखती हैं, तो कोई सीन आता है इमोशनल सीन, तो जैसे कोई सीन आता है तो हम घर पे बैठ के रोना लग जाते हैं। रिलेटेबल, वो बहुत रिलेटेबल होता है। तो इसका मतलब वो इमोशनल इवेंट मेरे को ट्रिगर के रूप में काम करता है। तो वो ट्रिगर्स हमारे होते हैं। तो मोटिवेशनल रील आपने देखी, आप 2-3 दिन के लिए मोटिवेट होते हैं पर आपकी हैबिट नहीं बन पाती। हैबिट फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए होते हैं सिस्टम्स, टूल्स, मैकेनिज्म, कॉन्शियस रिवायरिंग ऑफ द ब्रेन। उस टेक्निक को, उस रिवायरिंग ऑफ कॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को करने की जो टेक्निक्स हैं, दे कम फ्रॉम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि न्यूरॉन्स की लैंग्वेजेस को जैसे हम कम्युनिकेट करें। मैं और आप बात प्लास्टिसिटी की भी आप बात करें, वो भी उसके सबसेट है। पर जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट न्यूरॉन्स को जब जो पैटर्न है, इतने ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको रिवायर करके एक प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं, मान लीजिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, मैं लेगेसी क्रिएट करना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूं, मैं बहुत अच्छा एथलीट बनना चाहता हूं, मैं हेल्थ पे काम करना चाहता हूं। ठीक है, कल से मैं वॉक पे जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? अलार्म लगाया। हाँ जी। मुझे सुबह 4:30 का अलार्म लगाया। ठीक है, मैं सो गया। सुबह उठ के सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? बंद, स्नूज। राइट। तो जो सोया वो तो ड्रीमर सोया, पर जो उठा वो कौन? उसको हम बोलते हैं क्रिटिक, है ना। क्रिटिक क्या करता है? वो आपको एक्शन नहीं लेने देगा। तो सोया वो ड्रीमर है, और क्रिटिक आपको कंफर्ट में रखेगा, उसको आपकी सपनों से कोई लेना देना नहीं। आप बड़ा करना चाहते हैं, क्रिटिक बोलता है यार क्या करेगा बड़ा करके, यहाँ बैठा रहे। प्रकृति ने यहाँ खेला कर दिया हमारे साथ। डेविल भी बोलते हैं। हाँ, डेविल भी बोलते हैं। तो वो न्यूरल रेजिस्टेंस वो क्रिटिक देता है, जिसको कोई सपना, कोई लेगेसी, कोई बड़ा कुछ नहीं करना, उसको कंफर्टेबल रहना है। तो वो आपके अंदर कुछ आवाजें देगा। एम आई सेफ, एम आई गुड, डू आई लुक गुड, एम आई फेयर, इज माई इंग्लिश गुड, मेरे से हो पाएगा। वो आपको डाउट्स में रखेगा, वो बार बार डाउट्स देगा, क्योंकि न्यूरल रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने एक्शन लेना है तो आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, डूअर। तो आपके डूअर को न्यूरो और लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके क्रिटिक से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो जब क्रिटिक से दोस्ती होगी, क्रिटिक को समझाया जाएगा, क्रिटिक और एक्शन टेकर बनेंगे, तो वो ड्रीमर जब शाम को रात लगाएगा तो ड्रीमर ही सुबह उठेगा। अदरवाइज सोता ड्रीमर है, उठता क्रिटिक है ना। और उस ऐसे छोटे छोटे गैप्स को हील करने का जो काम करती है, वो करती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन किसी का खराब गुजरा, माँ बाप ने कुछ कह दिया, टीचर्स ने कुछ कह दिया, मान लीजिए 2 हस्बैंड वाइफ उनकी नहीं बनती, बच्चे का जो जीवन है वो इम्पैक्ट हो गया, है ना। किसी की डिवोर्स हो गया, बचपन में ट्रबल्ड रिलेशनशिप वो खराब हो गया, आप कोई रिलेशनशिप में था, आपका ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप इशू हो जाते हैं, है ना। समाज में कोई कह देता है, कोई इंसिडेंट हो गया, आपने कोई इंसिडेंट देख लिया जिसका इम्पैक्ट रहता है ना। जैसे रेप विक्टिम्स होते हैं, जिसके साथ इतना बिटर एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके माइंड पे क्या स्टेट ऑफ उसकी माइंड रही होगी, है ना। किसी ने अपनी माँ को खो दिया बचपन में, किसी ने ट्रेजिक एक्सीडेंट में खो दिया, तो आपको लगता है वो मेमोरीज डिलीट हो सकती हैं। मुझे एज ए टीचर मैंने किसी बच्चों को बोल दिया कि मैंने तेरे जैसा बेवकूफ नहीं देखा, तेरे जैसा गधा नहीं देखा, तेरे जैसा डफा नहीं कहता, तो आपको पता है एज ए टीचर मैंने उसको कितना डेंट कर दिया। तो लगता है कि उसके ब्रेन से वो पैटर्न्स कभी रिमूव होंगे? मुश्किल है। उसका वो ट्रॉमा जाएगा कि बचपन में उसने देखा कि उसकी माँ चलेगी, वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आता। किसी ने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया, बचपन छूट गया, बचपन में मजदूरी करनी पड़े, तो आपको लगता है उसकी इमोशनल हीलिंग हो पाएगी, है ना। वक्त सब भर देगा, वक्त कुछ नहीं भरेगा।
जब तक आपके इमोशनल मैकेनिज्म, इमोशन को हैंडल करने के मैकेनिज्म, टूल, सिस्टम्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, तब तक वो इमोशनल हीलिंग नहीं होती। तो एनएलपी में बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, रिफ्रेमिंग है, एंकरिंग है, टीवी टेक्निक है, डिज्नी टेक्निक है, ग्रेटिट्यूड सर्कल है जिसमें हम आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं जब ये मेडिटेशंस अपने वर्कशॉप में कराता हूँ तो बहुत से बच्चे, आप कह रहे थे जादू कैसे करते हैं, हाँ। वो जादू वैसे हो जाता है। हम टीवी टेक्निक से ब्लर कर देते हैं पास्ट की मेमोरी को, आपको याद भी नहीं रहेगा कि कोई ऐसा ट्रॉमा भी था, और 2-4 बार में तो बिल्कुल डिलीट भी हो जाता है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मेरे बचपन में ऐसा कुछ हुआ। प्रोसेस है, एंड दैट इज द आर्ट, दैट इज अ मैजिक विच न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी डज। और रही बात कंसल्टेंसी की, तो कंसल्टेंसी में मेरे 5 वर्टिकल्स हैं। एक फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट में टीचर्स को ट्रेन करते हैं। फिर तीसरा वर्टिकल है जहां एनजीओज को, कॉरपोरेट्स को, हम एम्प्लॉयज़ को, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। सुबह 9 बजे जाने का टाइम है, शाम को बेचारों को आने का टाइम नहीं है, पर्सनल लाइफ तो खत्म ही है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। फिर चौथा डिफेंस के लोगों के लिए, और कुछ हाई प्रोफाइल जो PSUs हैं उसके लिए वर्कशॉप है। और जो 5वां मेरा वर्टिकल है वो है बुक राइटिंग प्रोजेक्ट, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट हैं मोक्ष मल्होत्रा। तो मोक्ष मल्होत्रा के फादर राजेंद्र मल्होत्रा जी दिसंबर 24 में मेरे घर में आए, कोई 19-20 दिसंबर के आसपास। और उन्होंने कहा, वो चंबा से आए, वो डलहौजी से आए, इनफैक्ट डलहौजी में वो थे एक 4 स्टार प्रॉपर्टी के। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स देना चाहता हूँ। तो मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर नवीन, उनके थ्रू उन्होंने मेरे से कनेक्शन बनाया, और मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपके बच्चों को ट्रांसफॉर्म करूँगा। और 1-on-1 सेशन उन्होंने मेरे साथ बुक किया। 1-on-1 सेशन, 1-on-1 इज़ अ हाई टिकट, किसी ने मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन, तो इसे हाई टिकट प्रोग्राम, मतलब महंगा प्रोग्राम है, बट बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है। महंगा तो कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोग्राम है। तो उन्होंने वो मेरे साथ बुक किया। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में क्या हुआ कि 22 तारीख को मैं उनसे पहली बार मिला, और 31 तारीख को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनका मर्डर हो गया उनके होटल में। तो अब वो बच्चा जो +1 में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया, उसके लिए चंडीगढ़ आना इज अ बैड मेमोरी। उसने फादर को खो दिया एज बैड मेमोरी। वो जिंदगी भर सोचेगा कि चंडीगढ़ इज अ बैड प्लेस, बिकॉज व्हेन ही केम टू चंडीगढ़, उसके फादर अकेले रहे डलहौजी में, एंड बिकॉज वी वर नॉट टुगेदर, तो वो इसलिए ऐसा हुआ। उसके फादर ने, जब वो चंडीगढ़ छोड़ के गए, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, यू एंड मी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को, अपनी वाइफ को और खुद को जोड़ा, और उनकी छोटी बेटी वो अपनी माँ के मोबाइल से। तो 3 लोगों में वो ग्रुप बना, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और सन। तो माँ और बेटा चंडीगढ़ में थे और फादर डलहौजी में थे। तो 3 का ग्रुप था, और उस ग्रुप का नाम था यू एंड मी डिस्टेंस 0 किलोमीटर, मतलब हम डिस्टेंस में दूर नहीं, हम साथ हैं। अब वो बच्चा जिसका फादर उसका दोस्त है, उसने उसके अपने बाप को खो दिया, कितने बड़े ट्रॉमा में रहा होगा। उसका एग्जाम दूर है, वो बाप जो अपने बेटे को मिंजर मेला, सोलन मेला, शूलिनी फेयर, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में सिंगिंग के लिए ले जाता था, उसके सारे सपने शैटर हो गए। 11वीं के बच्चे को, 17-18 साल के बच्चे के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाए, एकदम से वो बाप के रोल में आ जाए, कितना मुश्किल है। उसका ट्रॉमा, चंडीगढ़ उसके लिए बैड प्लेस हो गया, एक बैड मेमोरी जुड़ गई। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मोक्ष को। उन्होंने बोला मैं तेरे से 15 दिन बाद बात करूंगा, यू टेक केयर, दैट्स इट। मैंने कोई बात नहीं की। 15 दिन हमारे रिचुअल्स खत्म होते हैं जब इंडियन फिलोसफी में, हिंदू धर्म में। मैंने उसको फ़ोन किया, यू डोंट हैव टाइम मैन टू थिंक ऑन ऑल एवरीथिंग अबाउट दिस। आपके पास समय नहीं है, मैं आपके लिए टारगेट देता हूँ। ही सेड व्हाट सर? He was depressed, of course. He had lost father just 15 days ago. I said, मैंने उस बच्चे को बचा दिया ऑफ ट्रैक होने से, मे बी सुसाइडल टेंडेंसीज ऑप्ट होने से। उसको माइंड को पॉजिटिव रखने की मैंने कोशिश की। एंड ऑफ कोर्स आई एम नो वन, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम माई कोचेस, फ्रॉम माई गुरुज, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड मुझे लगता है मेरी NLP ने बहुत मदद की मेरे उस मिशन को। तो मेरा जो 5वां वर्टिकल है बुक राइटिंग है। मेरे 6 स्टूडेंट्स हैं जो मेरी एग्जैक्ट गाइडेंस के अंडर काम कर चुके हैं, और मेरे दोस्त जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको मैं अभी रिवील तो नहीं कर सकता हूँ, पर एक बुक लॉन्च होगी 9th या 10th नवंबर को। अरे वाह। और एक होगी 26 जनवरी को। तो मेरे 2 अजीज हैं,
एक का बर्थडे है 26 जनवरी को और एक प्रोबेबली सरप्राइज है जो बड़ी जल्दी आपके सामने आएगा। ओके। सो एक वर्टिकल बुक राइटिंग भी है। सो पब्लिक स्पीकिंग के साथ बुक राइटिंग मेरा बहुत क्लोज विषय है जिसको मैं पसंद करता हूँ। ओके सर, अब जैसे आपने बताया ट्रेनिंग्स के बारे में, तो नॉट एज ए प्रमोट ट्रेनर या एज ए प्रमोट ट्रेनर या एज ए प्रमोट, आपको क्या डिफरेंस लगा आपकी ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद की, उनमें दिक्कतें क्या थी और कितना फर्क आया? सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जैसे मान लो आप किसी जगह ट्रेनिंग देने गए, किसी भी कॉर्पोरेट में या कहीं भी, तो जो वो पहले थे और जब आपने ट्रेनिंग दी उसके बाद आपको खुद में क्या लगा कि क्या फर्क आया? देखिए मुझे क्या कमी थी? मुझे तो ऐसे लगता है कि इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको आज ही का एग्जांपल दूं, मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था, शेड्स कॉलेज, तो वहाँ पे जैसे हम ट्रेन करते हैं, लेक्चर्स लर्निंग को शेयर करते हैं, तो बाद में एक हम एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बोलते हैं जिसको हम कोचिंग की लैंग्वेज में आहा मोमेंट कहते हैं। मैं उसको शाबाशे मोमेंट करता हूँ, शाबाशे मोमेंट। सो व्हेन आई आस्क व्हाट इज योर शाबाशे आहा मोमेंट, तो एक टीचर ने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस। एक टीचर तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, पर दूसरे टीचर ने शेयर किया एंड वो एज ए टीचर उनको बोल रही थी कि आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड, उन्होंने पर्सनली मुझे कहा कि आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि ये वर्कशॉप इस लेवल पे काम करेगा, क्योंकि आपका इमोशन, आपका ट्रिगर वो निकला नहीं है। इट्स लाइक कि पानी की बोतल में बहुत सारा कूड़ा है, आप उसको शेक किए जा रहे हो। आपका ब्रेन वैसा ही है, जब तक वो ढक्कन खोल के आपने उसको खाली नहीं किया, साफ नहीं किया, तो वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो सेडिमेंटेशन है, जो पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट के वैसे ही आप शेक करते हो वो निकलता रहेगा। उसी तरह से ब्रेन है। ब्रेन के जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो दैट लेडी शेड की आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट समथिंग मैजिकल ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन दिस। तो मैंने नहीं किया, वो प्रोसेस ने किया। एक मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड सर्कल, मैंने वो किया। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आपके इमोशन को बाहर निकालेगी, बहुत छोटी सी, बहुत प्रैक्टिकल सी। तो ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिससे वो प्रोसेस से आते ही वो एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मुझे मिलते हुए दिखते हैं एनएलपी की वजह से, कि लोगों के अंदर एक ग्रेटिट्यूड आता है, लोगों के अंदर एक एक्सपीरियंस आता है, वो शिफ्ट महसूस करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आई वॉज अंडर ट्रमेंडस स्ट्रेस इन माई जॉब फॉर अ वाइल, और मैं एनएलपी की शरण में आ गया था। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 21 दिन के अंदर अपनी पुस्तक लिखूंगा, एंड इट वॉज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी काम करती है, मैजिक काम करता है एनएलपी का। इसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक और जिसमें आपने मास्टरी एज एकेडमिक या कहे कि एजुकेशनल लेवल पे की है, जो कि है इंग्लिश। तो आप हिंदी स्कूल से पढ़े? जी हाँ, हिंदी से इंग्लिश में पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ हिंदी स्कूल के बच्चे को कि इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में प्रोफेशनलिज्म करना या पकड़ लाना, और कैसे हुआ ये? मुझे लगता है कि इसमें लकी रहा, आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा, मेरे अंकल का आशीर्वाद रहा, और उसके बाद मेरे टीचर्स का आशीर्वाद रहा। जब मैं स्कूल में था तो आई हैड सम इंक्लिनेशन फॉर लर्निंग लैंग्वेज। ये तो श्योर था, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पहाड़ी हो, मेरा एक झुकाव तो था। बट मुझे पता नहीं क्यों अंग्रेजी से बहुत चाव था। मेरे पापा रोज ट्रिब्यून पढ़ते थे, तो मैं 6ठी 7वीं से, मैं हिंदी मीडियम था, तो मैं पढ़ता था कि जो हिंदी का अखबार या इंग्लिश का अखबार आधे से, मेरे पापा ने बोला हाँ वो सेम न्यूज़ होती है। तो मैंने क्या किया, 2 न्यूज़पेपर लिए, मैं यहाँ पढ़ने लगा और उसको ट्रांसलेशन वहाँ से करने। ही सेड कि ऐसा नहीं होता है, कंटेंट सेम होता है, बट ये नहीं कि जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा वो सेम है। इट्स नॉट लाइक दैट, मीनिंग बदल जाता है, पर बात वही है। हाँ, मतलब ये कि जो अमर उजाला या पंजाब केसरी में जो हेडलाइन है वो ट्रिब्यून की हेडलाइन हो सकती है, वो न्यूज़ छपी हो सकती है, दोनों कुछ पर उसकी रिपोर्टिंग अलग है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि न्यूज़पेपर आप पढ़िए, है ना, और 2 शब्द रोज़ सीखिए। तो मुझे याद है 8वीं से लेकर शायद वो किताबें, वो कॉपीज़ मेरे अभी भी, जिस घर में मैं रहता था उस घर में वो रजिस्टर आप भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ मैं 2 शब्द हर रोज़ सीखता था। और वो कंसिस्टेंसी की आदत, उन्होंने बोला कि 10 शब्द सीख या 15 सीख। तो अभी भी मेरे पास कम से कम 15-20 रजिस्टर ऐसे होंगे जहाँ मैं 2 शब्द रोज़ सीखता था। और दिस इज़ हाउ आई डेवलप वोकैबुलरी, टेस्ट डेवलप हुआ। फिर मेरे अंकल जो कि SDO रिटायर हुए, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया ग्रामर पढ़ने में, मेरे पापा ने भी हेल्प किया।
तो मेरा टेस्ट बनता गया। ग्रेजुएशन तक मैं हिंदी मीडियम था, उसके बाद मुझे लगा कि मैं एमए इंग्लिश करूं। आई वाज लकी कि मुझे एडमिशन भी मिल गया, और फिर मेरा जितना भी टीचिंग टेन्योर है वो सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने जो चाहा वो हुआ, और उसमें मेरे 3 टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सत्यन सर, जो कि सोलन में ही रहते हैं, आपने स्वच्छता गृह क्रांति के जो मिशन को चलाते हैं। सो ही आइडेंटिफाई मी, ही सेड, उन्होंने मुझे देखा और बोला, मैन आई गेस यू कैन बिकम अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। तो ऐसे खड़े थे, ही डिड नॉट नो मी, उस वक्त उनके बहुत कर्ली बाल होते थे, तो उन्होंने ऐसे बोला, जेंटलमैन आई थिंक यू कैन बिकम अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर। आई सेड हु आर यू? तो मुझे अंग्रेजी, मैंने बोला आप कौन? तो उन्होंने बोला यू कम विद मी, मैं रोज वॉक के लिए जाता हूँ, यू कम विद मी। तो वो मुझे हर रोज ले जाते थे, एंड ही वुड आस्क मी कि कुछ पेज लिख के लाओ, तो मैं टूटी फूटी इंग्लिश में लाता था, एंड ही वुड रेट मी। तो मुझे कभी 3 मार्क्स, 10 में से 4 मार्क्स, तो मैं इतना खुश होता था कि मेरे 10 में से 3 मार्क्स दिए उस गुरु ने जो अंग्रेजी में प्रोफिशिएंट है। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में डॉक्टर रोशन थे, जिन्होंने मुझे थिएटर सिखाया। हालांकि अंग्रेजी सीखने का मुझे इतना मौका उनसे नहीं मिला, हालांकि सिखाई उन्होंने भी, पर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा डॉक्टर ओपी कौशिक जी का। डॉक्टर ओपी कौशिक जी यहीं सनी साइड में रहते हैं, और उन्होंने मुझे 2 साल अपने बच्चे की तरह, अपने बालक की तरह पढ़ाया। जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए गया, तो जितनी बातें मुझे याद हैं, मुझे पैनल ने पूछी, उसमें 90% बातें वो थी जो मुझे सर ने सिखाई थी, कि क्या पोइट होता है, क्या पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, किस पोइट की क्या कहानी है, क्या बायोग्राफी, क्या लिटरेरी डिवाइस क्यों उसने यूज़ की, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मीटर है, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सटल वे में धीरे धीरे 2 साल की जर्नी में तैयार किया हुआ था। वो मैं उनके घर पे प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाता था, क्योंकि वो कॉलेज से रिटायर हो सकते, तो वो 40-45 मिनट पहले पढ़ाते थे, फिर अपने आप मुझे और अपने लिए, दोनों के लिए चाय बना के लाते थे अपने हाथ से डेली, और फिर उसके बाद 15-20 मिनट वो पढ़ाते थे। फिर वो म्यूजिक के बड़े शौकीन थे। अरे वाह। तो फिर वो, उनके पास उन दिनों वीसीआर की रिकॉर्डिंग्स होते थे, तो वो वीसीआर में अपनी रिकॉर्डिंग प्ले करते थे। उनके पास सारे गामा के 15 साल के सारे एपिसोड थे। कब की बात है ये बात है 2006 की। अच्छा। तो वो मुझे उस तरह से म्यूजिक के लिए, वो खुद भी बहुत अच्छा कीबोर्ड और हवाइन गिटार बजाते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे हॉलिस्टिकली ट्रेन किया। मतलब एक टीचर को कैसा होना चाहिए कि बच्चे से वार्मथ रखनी है। एक बार मैं बीमार हो गया, तो उन्होंने अपने कहने पे, अब उनके ब्रदर थे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमडी थे, उन्होंने फ़ोन किया अपने ब्रदर को, मदन माय स्टूडेंट इज़ कमिंग। तो बोला भाई साहब आज छुट्टी है। ही सेड आई डोंट केयर, ही इज़ इन अ ट्रबल, लुक आफ्टर हिम। और वो उनके ब्रदर स्पेशली उनके कहने पे घर से छुट्टी वाले दिन आए हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरा प्यार से ट्रीटमेंट किया। सो आई बिलीव आई हैड अ फादर फिगर लाइक डॉक्टर ओपी कौशिक सर, एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ही हैज़, कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया लाइफ के हर चैलेंजेस के लिए। तो व्हाट आई एम टुडे एज ए प्रमोद, एज ए इंग्लिश टीचर, एज इंग्लिश मास्टर, एज ए माइंडसेट कोच, इज बिकॉज ऑफ दैट जेंटलमैन हु इज ओपी कौशिक, डॉक्टर ओपी कौशिक रादर, आई बेग योर पार्डन। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। रस्किन बॉन्ड, होता है मैं नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। रस्किन बॉन्ड लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है। आपकी क्या राय है और आप क्या जानते हैं? बहुत सारे नाम हैं। रस्किन बॉन्ड तो स्पेसिफिकली आपने इसलिए लिया क्योंकि वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं और अभी मसूरी में लैंडोर में रहते हैं। रस्किन बॉन्ड ऑफ कोर्स, जिसको स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, जैसे मैं अपनी डॉटर्स को स्टोरी रीडिंग प्रमोट करना चाहता हूँ, तो रस्किन बॉन्ड से अच्छा राइटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन लाइफ को, इमोशंस को, वो बहुत ऑब्जर्वेशन के डिटेल्स पे काम करते हैं। उनकी स्टोरीज में लाइफ होती है। उनकी स्टोरी में आपको लगेगा कि आप ही कैरेक्टर हो। उनकी स्टोरी में लगेगा कि आपके पड़ोस की कहानी है। उनकी स्टोरी में लगेगा आपके घर की छत टपक रही है। उनकी स्टोरी में लगेगा कि आप ही मैदान में कुएं के पास लड़ रहे हो। उनकी स्टोरी में आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही ट्रीटमेंट है, आपको ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे घर की बात हो रही है, मेरी जंगल की बात हो रही है। तो वो लाइफ लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को रीडिंग हैबिट्स इंग्लिश की इनकलकेट करवानी है अपने बच्चों में, अपने आसपास किसी को भी, या खुद भी करनी है, तो रस्किन बॉन्ड इज़ द बेस्ट चॉइस। बच्चों की कहानियों में उनके बराबर कोई
कोई मास्टर नहीं है, और इस उम्र में भी वो बहुत लाइवली तरीके से लिखते हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल से लिखते हैं, बहुत सिंपल वोकैबुलरी, बहुत आसान भाषा को लिखते हैं। और मुझे लगता है कि एज ए इंग्लिश टीचर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो इंग्लिश में सबसे आसान लिखना सबसे मुश्किल है। यू कैन राइट वेरी टफ इंग्लिश, बट टू राइट ईजी इज द टफेस्ट। क्यों? क्योंकि आपकी कमांड जब बढ़ती है, आपकी वोकैबुलरी सेट बढ़ती है, आपका ग्रामर पे कमांड बढ़ती है, तो आप यू टेंड टू राइट डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स, वो नेचुरली आपको आने शुरू हो मतलब आप जाते हैं। करके नहीं कर रहे बट हो रहा है। हाँ, तो सिंप्लीफाई करना, एक आम आदमी की जुबान बनना, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको बहुत प्रयास लगाने पड़ते हैं, एंड आई गेस रस्किन बॉन्ड इज द मास्टर ऑफ दैट। सर वही एक दो लर्निंग जो आपने उनसे सीखी हो। मैंने बोला कि सिंपलिसिटी द आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट सिंपल, एंड हाउ टू यू नो हाउ टू मेक पीपल बिलीव कि सिंपलिसिटी इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ राइटिंग। और दूसरा कि आप उसमें अपनी स्टोरीज को रिलेट कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ो आपको लगेगा ये मेरी कहानी थी, तो मेरे बच्चों की कहानी है, या मेरे अगल बगल की कहानी है, ये मेरे साथ की कहानी है, मेरे दोस्त की कहानी। आपको हर किरदार में अपना कोई अगल बगल आसपास का कोई कित किन रिलेटिव फ्रेंड्स सर्कल का कोई भी इंसान आपको उसमें मिल जाएगा। ओके। भारत या इंडिया एक हिंदी राष्ट्र है, हिंदी मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हिंदी ही कही जाती है। तो सर इस हिंदी राष्ट्र में इंग्लिश का क्या रोल है, या जो बोलते हैं कि आज भी कि हिंदी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश इन हिंदू राष्ट्र या हिंदी राष्ट्र? सॉरी, अगर आप कम्युनिकेशन के लेवल में देखो, ये बात ठीक है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं और भारतवर्ष में हिंदी को हम समर्थन देते हैं। बट आप देखें कि मोर और लेस कम्युनिकेशन के तौर पे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के तौर पे हम इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईमेल की बात करूं तो आप बताइए कि आपने कितनी बार हिंदी में मेल किया है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, अगर हमने हिंदी भी लिखनी हो तो हम रोमन इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश का चलन है। तो ऑफिशियल और कम्युनिकेशन के तौर पे मुझे लगता है कि इंग्लिश एक मोर और लेस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, प्लेज अ क्रूशियल रोल, और वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है और ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऑफिस में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ग्लोबल लेवल पे भी देखें, अगर मैं भारत में रहता हूँ, मैंने कोई वर्कशॉप अपना इंग्लैंड में कराना है या सिंगापुर में कराना है या कहीं और भी कराना है, तो आई विल हैव टू राइट कम्युनिकेशन, तो मैं हिंदी में नहीं कर सकता हूँ, है ना। सो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के तौर पे मुझे लगता है इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन इफ वी आर इन इंडिया, इवन इफ इन भारत, हिंदू भाषी राष्ट्र में हम रहते हैं, बट इंग्लिश स्टिल प्लेज अ क्रूशियल रोल, है ना। और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वेदर वी एक्सेप्ट इट, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ओके, तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस आपने बता दी सर। पर अगर एक बच्चा अगर 7th 8th में पढ़ रहा है और वो गांव से बिलोंग करता है और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, वो भी उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करे जिससे वो इंग्लिश में परफेक्शन आए और चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड कर पाए और इंग्लिश उसे अच्छे से आए? देखो हितेश जी, पहले तो मैं ना थोड़ा क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट हूँ कि गांव का बच्चा आ रहा है और उसको इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम है, और जो शहर का बच्चा है, जो पब्लिक स्कूल में है, वो बहुत हिंदी में दक्ष, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट आई वॉन्ट टू मेक अ टॉल क्लेम, क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल्स के बच्चों को भी बहुत पढ़ाया है, तो ना तो उनकी हिंदी अच्छी होती है ना उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है। really? Yes, क्योंकि मैं गांव से हूं, तो then I mean- इट्स अ स्टार्टलिंग फैक्ट। हम लोगों का क्या कि जब मैं स्कूल में था तो एटलीस्ट हमारा ग्रामर तो तेज कर दिया होता था, भले ही हम स्पोकन लेवल पे इतने अच्छे ना हो, पर ग्रामर के स्तर पे हमारा फिर भी बेस बना दिया जाता था। और मैं लकी रहा, जैसे मेरे अंकल, मेरे पापा ने। तो गांव का बच्चा है, शहर का बच्चा है, रूल ऑफ द थंब इज स्टिल द सेम। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, दक्ष होना है, तो इंग्लिश में 4 स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हाँ, 4 स्किल्स हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, LSR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइट, LSRW बोलते हैं हम इसको। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये इंटरकनेक्टेड है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है लिसनिंग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपने हिंदी भाषा या पहाड़ी भाषा कैसे सीखी, तो आप तो किसी टीचर के पास नहीं गए,
आपने तो कोई नहीं गए, आपने तो कोई ट्यूशन नहीं लगाई या किसी टीचर से आपने ट्रेनिंग ली, बिकॉज हमने सुना है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा सीखता है लिसनिंग से। सो मोर वी लिसन टू पीपल, मोर वी लिसन फ्रॉम द लिसन इन द एनवायरमेंट, तो बच्चा शब्द पिक करता है। तो कोई भी भाषा आपने पिक करनी है, कोई भी भाषा आपने सीखनी है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है बी अ वेरी गुड अटेंटिव लिसनर। अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, नहीं बात नॉर्मली क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, 4 दोस्त हैं, हम बात कर रहे होते हैं, कोई मोबाइल पे लगा है, कोई मेन्यू कार्ड में लगा और बात हो रही है, तो वी डोंट लिसन टू लिसन। हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें अपनी बात को कहना है। सही बोला सर। हाँ, तो अगर हमारी लिसनिंग स्ट्रांग होगी, चाहे छठी का बच्चा है चाहे 12वीं का बच्चा, ऐसा नहीं कि जो 12वीं का बच्चा उसकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। और मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी लिसनिंग पे भी एक सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें मैं 8-10 लेक्चर में पूरी लिसनिंग के टाइप्स, लिसनिंग की स्किल्स के लिसनिंग के टाइप, कितनी तरह की लिसनिंग होती है। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, है ना, पर आपको पता ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स के बीच में मैं व्हेन आई से आप मीन्स आई एम नॉट सेइंग आप मीन्स मैं किसी इंसान की तरफ जैसे क्लास में मैं कई 2 लोग मेरी तरफ, बच्चे मेरी तरफ देख रहे होते थे, मैंने बोला व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस आई सेड, तो बच्चे बोलते थे क्या बोला सर, व्हाट डिड यू से, सो आई सेड व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस, स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हिच वर्ड, तो आई गिव अ वर्ड प्रॉम्प्ट, तो बच्चे कॉम्प्रिहेंड करते थे, मीनिंग कॉन्टेक्चुअलाइज करके सही बता देते थे। बट आई सेड यू नो वर्ड फॉर वर्ड, वर्ब बैटम जिसको बोलते हैं, शब्द तर शब्द क्या बोला मैंने। तो फिर दूसरे बच्चे को पूछता था कि अब मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा तो आप सुनिए मैं क्या बोलूंगा, फिर बच्चा थोड़ा एक्यूरेसी आता था, फिर तीसरे को बोलता तो चौथे, तो 5वीं 6ठी बार में जब मैं ये ड्रिल करा रहा हूँ व्हाट डिड आई से, तो बच्चा एक्यूरेसी पे आ जाता था। तो जब मैं इतना एक्टिवली सबसे पूछता था तो उससे क्या होता है कि अटेंशन स्पैन बढ़ता है। लिसनिंग एक बहुत बड़ा वेपन है आपकी कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाने का। जब आप जितना अटेंटिव होकर सुनेंगे, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका क्या बोलते हैं, अपने कान को तेज करो। जब भी वो गुरुओं की बात करते हैं कि आप किससे सीखते, तो वो करते हैं पूर्ण शाह बदाली उस्ताद इससे। हाँ, तो उनका मतलब है कि उन्होंने उनके कान को ट्रेन किया, ईयर को ट्रेन किया, हमसे कोई गलती ना हो जाए उनके कान। तो लिसनिंग में अपने ईयर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुर सीखते हैं वो क्या करते हैं कि रियाज करो, तान पूरा सुनो। इसी तरह से लिसनिंग इंग्लिश में भी ये होता है, जितना अच्छे से आप सुनेंगे, है ना, चाहे सॉन्ग है, चाहे कोई ऑडियो है ना, चाहे कोई लोग हैं, कोई स्पीकर है, कोई न्यूज़ बुलेटिन है, कुछ भी है ना। तो जैसे आपने कहा था कि लोग इज इट ए राइट फिलॉसफी कि मूवीज़ को देखें, मुझे नहीं लगता कि मूवीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, पर उससे अच्छा कि आप छोटा सा BBC का कोई डॉक्यूमेंट्री देखो, 5 मिनट का कोई डॉक्यूमेंट्री सुन लो। उसके जो नीचे नोट्स आ रहे होते हैं, सब टाइटल्स, आप उसको पढ़ो, तो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो लिसनिंग इज़ अ वेरी गुड वेपन आउट ऑफ 4। बाकी सब पे आपको काम करना पड़ता है। तो 7th 8th का बच्चा मुझे लगता है इस तरह से काम कर सकता है कि वो अपनी लिसनिंग को तेज करे, है ना, और रीडिंग रोज करें, लाउड रीडिंग, 10 मिनट न्यूज़पेपर को या किसी बुक को बहुत तेज ऊँचे आवाज़ में, ना तेजी से मतलब बहुत ऊँचे से लाउड बोलना है, पर स्पीड आप मतलब स्पीड कम भी रखें, डजेंट मैटर, स्पीड का कोई रोल नहीं, रोल है तो कंसिस्टेंसी का और रोज पढ़ने का। पर लाउड रीडिंग करनी, आप न्यूज़पेपर में ऐसे करके आवाज़ आनी चाहिए, सो दैट आपके वोकल कॉर्ड्स आवाज़ को बाहर फेंके और आपकी लिसनिंग ट्रेन हो। तो जैसे आप वीडियोस को सुनेंगे तो आपका कान ट्रेन होगा। आप एक वीडियो को 3-4 बार सुने, सबटाइटल्स को पढ़ने से पहले आप सुने, फिर सबटाइटल के साथ पढ़े, फिर सुने, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती चले जाएगी। फिर आप बोलने की भी कोशिश करें तो आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ओके सर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपको बहुत टाइम हो गया, तो सबसे पहले ये एकदम कन्वर्जन कैसे हुआ, कब दिक्कतें क्या आई, और एज ए एंटरप्रेन्योर 3 टिप्स क्या देना चाहोगे जो आपको लगता है आपने इस जर्नी में सीखी एज ए एंटरप्रेन्योर है? देखिए हितेश जी, पहले तो मैं डोंट टेक मी अदरवाइज, पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि आई डोंट लव माई सेल्फ टू बी कॉल्ड एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग और मेरी लर्निंग के अकॉर्डिंग, मैंने आपको कहा मोटिवेशन डज नॉट वर्क। आपने एक रील देखी, किताब पढ़ी, हो सकता है आप 4 दिन तक इंस्पायर हो जाओ, 4 दिन तक मोटिवेट हो जाओ,
बट जब तक आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करना नहीं जानते हैं, तो आपका कोई भी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई बैड हैबिट्स छोड़ना चाहता हूँ, सपोज कीजिए कोई स्मोकिंग करता है, मैं उसको बोलता हूँ आप स्मोकिंग छोड़िए, मैंने उसको खूब मोटिवेट किया कि तेरी सेहत के लिए ख़राब है, तेरे बच्चे तेरे वो, तो बोलता है यस यस तू सही कह रहा है। तो 3-4 दिन 5 दिन वो छोड़ेगा, पर उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाता है। या ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मोटिवेशन डज नॉट वर्क। पर अब मैं उसको बताता हूँ कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो मैं बोलता हूँ कि चेंज की पहली सीढ़ी है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करती है कि आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि आपके ब्रेन ने आपको आर्टिफिशियली एक इंजेक्शन दे के रखा है, उसने आपको एक शब्द दे के रखा है कि इट इज़ माई नीड। उसने नीड क्रिएट की हुई है कि स्मोकिंग इज माई नीड, बैड बिहेवियर इज माई नीड, जंक खाना इज माई नीड, ज़्यादा सोना इज माई नीड। तो जब आप उस नीड को रिलीज नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तब तक आप हैबिट फॉर्मेशन नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, शीशे के आगे लोगों को खड़ा कराते हैं, पूरे बड़े मिरर के पेन के आगे, फिर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप बोलिए, नाउ आई रियलाइज, आई अंडरस्टूड दैट दिस हैबिट I had conditioned myself that this was my need. Now I release this need. I release this need. तो एक दिन में आप 10-10 बार बोलते हैं। तो जब आप स्मोक करने लगते हैं तो आदमी को समझ आता है कि मेरे ब्रेन मुझे बता रहा है कि इस इज माई नीड। तो अपनी सिगरेट को रखता है साइड में, दिस इज नॉट माई नीड, नाउ आई रियलाइज आई कैन एग्जिस्ट विदाउट इट। तो फिर वो हैबिट उसकी वैसे वैसे फॉर्म शुरू हो जाती है। तो मोटिवेशन, मुझे लगता है मोटिवेशन डज नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैकेनिज्म काम करता है, इंस्पिरेशन काम कर सकती है, आपके टूल्स काम कर सकते हैं, आपका सिस्टम काम करेगा। शब्दों के बाण से आप 2-4 दिन 15 दिन तक प्रभावित हो सकते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी। हो सकता है कई लोगों के जीवन में काम करती भी हो, बट जब आपको सीरियस में कोई लक्ष्य हासिल करना है, कोई बैड हैबिट छोड़नी है, कोई पैटर्न चेंज करना है, तो आपका ब्रेन हमेशा आपको ट्रिक करेगा, आपका ब्रेन हमेशा आपको उलझाएगा। वो आपको बोलेगा कि अरे मियाँ, ये जो तू सोच रहा है ना कि तने नई हैबिट्स बनानी है, नए पैटर्न बनाने हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो चल तू मजे ले ले, थोड़े दिन कर। आपका ब्रेन आपसे बातें करता है कि मुझे पता है थोड़े दिन में तू आ जाएगा इसी लाइन पे। तो उस ब्रेन को समझाना कि नो आई एम योर डैडी हियर, आई विल मेक इट हैपन, पर वो रिवायरिंग करनी पड़ेगी। और मेरी इस जर्नी में जो मेरे 3 टेक अवेज हैं इस कोचिंग जर्नी में, एक कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट हैपन्स, इट टेक्स टाइम। दूसरा मेरा जो लर्निंग है कि मेरी जर्नी है, तो जॉब में छोड़ने के बाद मान लीजिए आप नवंबर तक एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा रहे थे और दिसंबर से वो अमाउंट नहीं आता है, बड़ा टफ कॉल है ना। तो उस यार्ड स्टिक को मैच करना, जीरो से स्टार्ट करके उस लेवल पे अपने को लाना। तो मुझे ऐसा लगता है प्रकृति ने मुझे ये सिखाया कि मैजिक जो है वो प्रोसेस में है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो आई एम एंजॉइंग प्रोसेस। वो यार्ड स्टिक मैच करना, आई एम नॉट फार फ्रॉम दैट, एंड ऑफ कोर्स आई विल क्रॉस ओवर दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैजिक क्या है? जादू किस चीज़ में? जादू है आपकी जर्नी में, जादू है आपकी प्रोसेस में, जादू है आपके रियाज में। और तीसरा है एक सेइंग है इंग्लिश में, एक अडाज है, एक कहावत है जो कहती है इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डज नॉट चेंज यू। तो मेरी सिचुएशन हालांकि मेरी खुद की इनवाइट की हुई है, बट इट चैलेंज्ड मी एंड आई टुक इट एज अपॉर्चुनिटी। लाइक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट होती, उसी तरह से कि इफ इट डजंट चैलेंज यू इट डज नॉट चेंज यू। तो मैं भी नए जर्नी पे निकला हूँ, मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आई एम एक्सेप्टिंग देम ग्रेसफुली एंड आई एम कन्वर्टिंग एवरी चैलेंज इनटू एंटरप्रेन्योर। तो मैं ये क्या मेरा टेक अवे है कि आपको चैलेंजेस आएंगे तो चैलेंजेस को आप गले मिलाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, इट विल चेंज फॉर श्योर। सो मेरे 3 ये बेस्ट लेसन है मेरी जर्नी से। ओके सर, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर। और अभी आपकी लाइफ में अगर अब इस टाइम या विद इन 1 मंथ अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये दिक्कत आ रही है, उसे आपको सॉल्व करना है, या आपको खुद में अभी इम्प्रूवमेंट क्या लग रहा है कि मुझे खुद? देखिए, मैं दिक्कतों को एज ए दिक्कत नहीं देखता हूँ,
और ऑनेस्टली अगर माइंडसेट मेंटर में बोलूँ कि मुझे ये दिक्कत आ रही तो आई डोंट टेक, मैं इसको रीफ्रेम करता हूँ कि यस कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं सीखने की, है ना। मैंने जैसे कहा कि मैं 60-65 के करीब वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, तो जब मैं मंच से उतरता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि did you do better than yesterday? Because I don't seek approval from people. I am in love with myself. सेल्फ लव प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे सोशल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती कि तू अच्छा कर रहा है। मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं अपने हाथ को मिरर मानता हूँ या मिरर को भी देखता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि प्रमोद डिड यू डू बेटर, डिड यू डू वेल। तो अगर मेरा मिरर में अपने को मैं फेस करके बता सकता हूँ आई डिड वेल, तो आई एम सेटिस्फाइड। तो फिर मैं पूछता हूँ कि नो, इफ़ यू डिड नॉट डू वेल तो व्हाट कुड यू हैव डन। तो फिर मेरा जवाब देता है कि यू कुड हैव डन दिस एडजस्टमेंट, यू कुड हैव डन दिस एडजस्टमेंट। एंड मैंने कहा कि आई लव द प्रोसेस, इवॉल्व होने की मेरी जर्नी को मैं एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा खास नहीं कि मुझे पूछे 1-1.5 महीने में कुछ मैं चैलेंजेस फेस किए हो। यस, जब बैक टू बैक वर्कशॉप होते हैं, जैसे मैं 4-5 दिन से लगातार वर्कशॉप कर रहा हूँ, दिन में वर्कशॉप है, फिर ट्रैवलिंग है, शाम को मैं रोज़ 9 o'clock लाइव जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा कि हेक्टिक शेड्यूल बढ़ रहा है। बट दैट्स माई कॉन्शियस कॉल बिकॉज आई हैड ऑलवेज वांटेड टू बी दिस सॉर्ट ऑफ रूटीन वेयर आई एम बिजी फ्रॉम dawn to dusk, so आई एम enjoying actually this sort of challenge. ओके सर, मिरर के बारे में सर आपने बात की, उसको फोकस में रखा। मेरी भी एक स्टोरी सर मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, अगर 1-2 मिनट। तो मिरर के बारे में मैंने आई थिंक सो +1 +2 में सुना था कि कुछ होता है कि मिरर के सामने अगर आप बात करोगे तो प्रैक्टिस भी होती है और आप अपने दिल की बात भी रख सकते हो। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि हितेश तुम्हें डर किस बात से लगता है, तो काफ़ी सोचा, तो अंदर से जो जवाब आया वो ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर उस चीज़ से लगेगा जिस दिन मैं जो अपना शीशा है या शीशे के सामने अपनी आंखों से आंखें ना मिला पाऊँ। मैं कभी वो काम नहीं करना चाहता कि जिससे मुझे मतलब दुनिया के सामने जो मर्जी बोलो कि इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बट ऐसा कभी कोई दिन ना हो जिस दिन मैं शीशे के सामने अपनी आंखों से आंखें ना मिला पाऊँ। Yeah, that's exactly is the truth. हाँ, कि आप you can lie to the world that I am happy, you know, but your heart, if it tells deep inside that you are not happy. हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की। तो सर आपने SRK के बारे में सुना होगा, शाहरुख खान के बारे में सुना होगा, और भी बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जी उनके बारे में सुना होगा। आपको क्या लगता है कि उनमें ऐसा क्या है जो इतने अच्छे बेस्ट कम्युनिकेटर है, उनकी पर्सनैलिटी को लोग क्या पूरी दुनिया मानती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर SRK की बात है या अमिताभ जी की बात है, तो SRK आप देखना उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्ट्रक्चर उसके, दुनिया को लगता होगा कि वो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, दुनिया को लगता होगा कि वो रैंडमली बोल रहे हैं, बट द अमाउंट और द टाइम दे इन्वेस्ट इन देयर सेल्फ ग्रोथ, इट्स ट्रिमेंडस। वो किसी भी इंटरव्यू में विदाउट प्रिपरेशन नहीं जाते, किसी भी स्पीच को वो विदाउट प्रिपरेशन नहीं बोलते हैं। द बेस्ट वे टू मास्टर दिस स्किल एट एनी स्टेज इज अ प्रिपरेशन। आप कितना प्रिपेयर होके जाते हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, बट बड़ी ओकेजन के लिए आपका चैलेंज बड़ा होता है। सो what do they do differently? That they prepare differently, they don't go unprepared. And I have read a lot, they both read a lot, and I told you earlier in this podcast as well, more you read, more you lead. So why are they effective communicator? Because they read a lot, and apart from that they prepare well. Whenever they appear for any public presence, interviews, seminars, award functions, they prepare well. That's the biggest plus. Okay. So preparation is also a key. Okay. और सर 3 से 5 टिप्स जो आप जनता को देना चाहोगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स की? कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये मिथ ब्रेक कीजिए कि इट्स अ टैलेंट, इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स अ लर्नेबल स्किल, पहली। दूसरी, दैट वी बिलीव दैट बेस्ट स्पीकर्स आर बॉर्न, तो वो मिथ भी आप ब्रेक कीजिए। यू कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। जैसे आपने SRK और तो शाहरुख खान बहुत अच्छा स्पीकर नहीं था, ठीक है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता था, बट दे हैव मास्टर्ड दिस आर्ट। तो नोबडी इज अ बॉर्न लीडर, द स्किल
इफ़ यू मास्टर यू बिकम अ ग्रेट स्पीकर और ए लीडर। तीसरी चीज कम्युनिकेशन के बारे में कि एक मिथ है कि हम बोलते हैं कि वी नीड टू हैव वेरी गुड वोकेबलरी सेट, दैट इज ऑल्सो मिथ। आपको 500-700-1000 शब्द भी आते हैं, यू कैन बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। चौथा टिप है प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट, कंसिस्टेंसी इज द की। सो एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने मुझे 2 शब्द की आदत डलाई, और मुझे लगता है कि लगभग 2018-19 तक वो प्रैक्टिस में मैं कंटिन्यूशन में था। 19 कोविड के बाद शायद वो मेरी हैबिट छूटी है, और अभी तो मुझे लगता है कि साल 6 महीने से मैंने एक्टिवली डिक्शनरी को, अदरवाइज मैं डिक्शनरी रोज पढ़ता था, अभी पहले मैनुअल होती थी, अभी मैं डिजिटल में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को मैं रोज पढ़ता था। और अगर आप सच में इंग्लिश को मास्टर करना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को आप ज़रूर पढ़ें, रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करें। और एक जो प्रैक्टिकल टिप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना है कि डोंट प्रीच, है ना, आपको प्रीच नहीं करना है, यू हैव टू बिकम अ मैसेज। आपको मैसेज बनना है। मतलब इफ़ आई वांट टू, सपोज आई स्मोक, सो आई कैन नॉट टेल माई चाइल्ड डोंट स्मोक बिकॉज आई माई सेल्फ स्मोक। तो मैं मैसेज क्या, आई डोंट स्मोक, माई किड विल ऑल्सो नॉट स्मोक इन ऑल प्रोबेबिलिटी, यू नो। तो आपको यू हैव टू बिकम अ सॉलिड मैसेज, यू डोंट हैव टू प्रीच। तो आपका मैसेज जो है वो इतना पावरफुल होना चाहिए, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में वैसे तो प्रैक्टिकली आप बहुत टिप्स है, आप वर्बल से ज़्यादा नॉन वर्बल लैंग्वेज, है ना, नॉन वर्बल लैंग्वेज में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपके कैसे जेस्चर्स हैं, आप कैसे बैठे हैं, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन, किस तरह के वर्बल जेस्चर्स आप कह रहे हैं, क्योंकि नॉन वर्बल भी जो है बहुत पेनफुल होती है। आपके छोटे से जेस्चर से सारा काम खराब हो सकता है। ये पब्लिक डोमेन है, नहीं तो आपको मैं बैक स्टेज में बताऊंगा कि हाउ इट अफेक्ट्स, राइट। तो अपने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आप साइमल्टेनियसली काम कीजिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी आपको असिस्ट करती है, काफ़ी इफेक्टिव बनाती है आपके कम्युनिकेशन को। ऑलराइट, तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको, और ऑफ कोर्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें, रीडिंग है, न्यूज़पेपर है, छोटे छोटे न्यूज़ बुलेटिन है, पब्लिक स्पीकिंग में जैसे सेंटर स्टेज होता है उसमें हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको हम पावर पोजीशन कहते हैं। एक और टिप है जो मेरे कोच ने मुझे दिया है कि जितना आप स्टेज आवर्स को क्लॉक करेंगे, यानी कि अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, जितना लोगों से आप इंटरेक्शन, यानी पब्लिक उस मंच को आप यूटिलाइज करेंगे, तो ही सेज कि 10,000 स्टेज आवर्स जब आपके हो जाएंगे मैजिक विल हैपन। बट आई बिलीव कि आप 100 घंटे भी करो, मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि स्टेज जो है इट गिव्स यू लाइफ, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, आपकी अच्छे की टांगे कांप जाती हैं, यू गेट ग्लूड, गला सूखने लगता है ना। तो हाउ डू यू ग्रो, अभी मैं बात करूं तो गला नहीं सूख रहा हूं, पर जब मैं वर्कशॉप में जाता हूं तो गला सूखता है। जैसे आज मेरा कल लगभग जो वर्कशॉप था तो मेरे को लगता है कि 250-300 के करीब स्ट्रेंथ था। तो 250-300 के लोगों की स्ट्रेंथ को बांधे रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आपका गला भी सूखता है, आप थकते भी हैं, टायर्ड भी होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज आवर्स करेंगे, सो यू विल रूल द रूस्ट, यू विल रूल द वर्ल्ड, एंड मैजिक lies in the process, magic lies in the world will help you win the world. So that's all from my side, sir. मेन 3 मिस्टेक्स जो कम्युनिकेशन में करते हैं लोग। कम्युनिकेशन में देखिए, अगर हम मिस्टेक्स पे जाएंगे ना तो वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स बेसिकली कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं कि एक मिस्टेक करते हैं, 2 मिस्टेक्स करते हैं, बट मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ। देखिए भाषा का रोल क्या है, आपको क्या लगता है हम बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं या शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, पर हिंदी में हम ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश में ध्यान देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर है, ऑकवर्ड लग जाता है। अगर मैं बोला आई डिड नॉट वेंट तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा कान ट्रेंड है इसका। तो आप गलतियों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, ग्रामर को आप ऑफकोर्स फॉलो करें। कई बोलते हैं ग्रामर को फॉलो नहीं करना है, तो अगर राइट एटीट्यूड से आप सीखेंगे तो आप गलती को इग्नोर करें। बेसिकली हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम एक राइट अर्नेस्ट वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
रादर देन कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक तो बहुत सारी, मिस्टेक ग्रामर की हो सकती है, मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन की हो सकती है, मिस्टेक स्ट्रक्चर की हो सकती है, सिमेंटिक एरर हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल है जैसे कि डॉग इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो डॉग क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकता है? नो। नहीं, तो ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट सेंटेंस है, हाँ बट सिमेंटिक मीनिंग गलत है, इसका मीनिंग तो सही नहीं ना। हाँ बट अगर आप इसको मेटाफोरिकली पढ़े कि किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते एंड यू कॉल हिम डॉग, सो ही से डॉग इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यस या तो क्या गलती है? गलती क्या है कि बहुत स्ट्रक्चरल एब्सर्डिटी है, तो हम उसके पीछे पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो आप ना ध्यान दें, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कन्वे द मैसेज, वी आर वेरी मच ओके विद दैट। बट यस, हमको वो कोशिश करना चाहिए कि हम उस परफेक्शन की तरफ जाएं, हम उस एटलीस्ट न्यूट्रल वे की तरफ जाएं। कई लोग क्या दूसरी मिस्टेक करते हैं कि वी ट्राई इमिटेटिंग नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब जिनकी ये लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेजों को कॉपी करने लग जाएंगे। एंड नाउ सोचा जी, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग लाइक अ ब्रिटिशर, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू माय इंग्लिश? Even in that case, I would be able to speak proper English, but I will make laughing stock out of myself. You would see कि किस जोकर को बुला लिया सोटा ने आज। So take pride in speaking English the way Indians do, and take pride in your English. क्योंकि अगर अंग्रेज को हिंदी बोलनी पड़ेगी तो कैसा बोलेगा? जोगिना लगान देना पड़ेगा। तो वो भी तो बोल रहा है। Is he able to speak Hindi the way we speak? No. No. तो don't try to follow natives. उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके एक्सेंट के पीछे भागना नहीं। इंडियन इंग्लिश को आप इंडियन इंग्लिश से बोलो, एंड इट्स वेरी मच एक्सेप्टेड बिकॉज उसमें क्लैरिटी है। यस, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स हो जाती है कॉमनली, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे ओवरकम कर सकते हैं, उसमें दैट्स नॉट अ बिग चैलेंज। तो मिस्टेक्स को ज़्यादा आप ना करें, है ना। आप ये कोशिश करें कि मैसेज राइट वे में कम्युनिकेट हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो रैपिड फायर के 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टफ मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड हाउ यू कम बैक। टफ मोमेंट वाज अगेन, मैं कहता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे टफ मोमेंट दी, बिकॉज आई सॉ देम एज अपॉर्चुनिटी। टफ मोमेंट वाज व्हेन माय सेकंड डॉटर वाज बॉर्न। शी वाज बॉर्न प्रीमेच्योर एंड वो 74 डेज आईसीयू में रही। सो फॉर अस एज ए फैमिली, for my wife and me, it was very difficult time, of course, but क्योंकि हम we had been grateful to God कि उन्होंने हमें क्षमता दी उससे निपटने की। तो 1-1.5 साल वो टफ टाइम था when we were in hospital for 74 days and we were not sure whether we would go with her or not, home or not, but भगवान ने हमारा साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया, गुरुओं के आशीर्वाद से आज मेरी बेटी हंसती खेलती है। सो वी कुड ओवरकम दैट चैलेंज, दैट वाज द टफेस्ट। तो आपको मेन चीज क्या लगी जिससे आप वो बाहर आ पाए? मेन चीज विश्वास, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट शी वुड नॉट गो विद मी होम। मैंने जब वो पैदा हुई उसके 5 मिनट बाद डॉक्टर ने बोला ये 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं जिएगी। मैंने उसकी ऐसे उंगली पकड़ी। मेरी बेटी आज भी इस टच को फील करती है क्योंकि सबकॉन्शियस में उसके ये टच है। वाओ। मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो वो ऐसे देखने लगती है आज भी। तो मैंने बोला चैंपियन, योर फादर इज हियर, नथिंग वुड हैपन टू यू। सो दैट वाज अ फेथ, और वो फेथ ने देखो इट हेल्प्ड। अरे वाह। 3 टिप्स या बातें जो आप टीन्स या हमारी जनरेशन को कहना चाहोगे? 3 बातें कि वैसे तो बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी काम के रिजल्ट को पाने के लिए प्रोसेस को एंजॉय करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। दूसरी टिप कि स्टार्ट ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज। थर्ड, प्रैक्टिस सेल्फ लव। इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, नोबडी विल लव यू। ओके, बचपन की बातें या यादें जो दिल के करीब हो? बचपन की बातें, मेरे दादाजी के साथ मेरी बहुत क्लोज बॉन्डिंग थी। ऐसा नहीं थी दादी जी के साथ थी, तो क्योंकि मेरे दादा टीचर थे, ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। तो एक कमरे में मैं दादाजी के साथ सोता था। दादाजी के साथ क्या मतलब, वी हैड 2 सेपरेट बेड्स, बीच में स्पेस था, एक तरफ मैं एक तरफ वो। तो वो सोने से पहले हमें कहानी सुनाते थे और उनका अंदाज़ इतना अच्छा था कि एक कहानी को वो अगर 10 दिन भी सुनाते तो 10 के 10 दिन वो कैरेक्टराइजेशन को इतना मॉडिफाई करते थे कि हर दिन लगता था ये नई कहानी है। सो ही टॉट मी द बेस्ट लेसन ऑफ लाइफ
the art of storytelling, and I, as a teacher, practiced this lot, and I yielded very good result. I feel I'm also a very good storyteller, and this trait has been given to me by my grandfather, late Leela Dutt Sharma ji. अरे वाह, यही था सर रैप। हाँ अच्छा, बुक्स सर जो आप रिकमेंड कर पाओ, 4 से 5 बुक्स जो सबको पढ़नी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या इंग्लिश भी कोई भी। हाँ, जो बुक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए, अगर आपने मैनेजमेंट के रूल्स, लाइफ के रूल्स, विपत्तियों से जूझने के रूल, द श्री भगवत गीता, या वो मस्ट है। क्योंकि इंग्लिश का विद्यार्थी हूँ, एल्केमिस्ट आप ज़रूर पढ़ें। एल्केमिस्ट बहुत ही पावरफुल बुक है। अपने पैशन को ढूंढना है तो इकिगाई ज़रूर पढ़ें। मैंने भी पढ़ी है सर, लाइफ चेंजिंग बुक। हाँ, लाइफ चेंजिंग बुक है इकिगाई। देन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मर्फी का बुक है। और एक बुक 10x रूल, हाँ, ग्रैंड कार्टन का बुक है। ओके, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक वेरी फेमस बुक है, छठी किताब, स्टेप बाय स्टेप वेलनेस ब्लूप्रिंट बाय प्रमोद शर्मा, अमेज़न बेस्टसेलर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो जरूर पढ़िएगा गाइस। That's my book, by the way. No jokes apart, dear audience. ओके सर, तो ये थे रैपिड फायर क्वेश्चंस, और सब यही था सर हमारा पॉडकास्ट। हितेश जी, थैंक यू वेरी मच। डियर ऑडियंस, रात के मुझे लग रहा है 2 बज रहे हैं। यस, 2:08 है। और अगर आप स्पिरिटेड हैं, कुछ काम करने की आपकी इच्छा है, सो टाइम ऑल्सो विल हेल्प यू, प्रोवाइडेड यू स्पिरिटेड। आज हमारा पूरा दिन वर्कशॉप रहा, फिर हमने लाइव किया, वी हैड सम कमिटमेंट, वी मेट सम पीपल, वी डिड पॉडकास्ट, एंड टुमारो ऑल्सो वी हैव अ वर्कशॉप। सो 5-6 days traveling, workshops, podcast, it had been a meaningful week. Enjoy the Hitesh Sohata's show, Fly High Above the Sky. इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मैं हितेश जी के पॉडकास्ट पे आया, मेरा प्रिविलेज है, और मैं भी माइंडसेट मेंटरिंग की दुनिया में हूँ। हर रोज़ लाइव आता हूँ प्रमोद शर्मा पेज पे। आप रोज़ मेरे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं। हितेश जी, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बता रहा हूँ। और 1 से 4 मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू हितेश जी। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा पर पॉडकास्ट? बहुत सेशन, मुझे लगा था कि हमने खाना खाया था और मुझे लगा था कि आई वुड बी वेरी टायर्ड, एंड सिंस आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉर्मली इंटरव्यूज़ को हम स्क्रिप्टेड भी कर लेते हैं, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। सो कुछ एक क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस वर रियली वेरी गुड, एंड दे मेड मी थिंक। जैसे 1-2 क्वेश्चन है, उन पे मैं घर जाके काम करूंगा कि हाउ कुड आई हैव आंसर्ड दोस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। हालांकि मैंने कोशिश की कि अच्छे से कर पाऊं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।